बिजनेस ट्रिप से जल्दी लौटते ही मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो जूते की अलमारी में मेरी 42 नंबर की जोड़ी के साथ 46 नंबर के पुरुषों के जूते भी रखे थे। घर के अंदर से मेरी पत्नी की हंसी आ रही थी और साथ ही किसी दूसरे पुरुष की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं वहीं पूरी तरह से सुन्न होकर खड़ा रह गया। मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। मेरे हाथ में एक बॉक्स था जिसमें किंगटुआन यानी एक तरह की चीनी मिठाई थी, जो मैंने हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन से उसकी पसंद की खरीदी थी। उस 46 नंबर की जूते की जोड़ी सबसे निचली रैक पर रखी थी, जिस पर थोड़ी कीचड़ लगी हुई थी। मैं 42 नंबर का जूता पहनता हूं तो हमारे घर में बिना किसी वजह के 46 नंबर के पुरुष जूते कैसे आ सकते हैं? पर दरवाजे के पीछे से हंसी और बातों की आवाज साफ आ रही थी। वो हंसी कुछ अलग ही थी, ऐसी हंसी जो मैंने लंबे समय से उसके मुंह से नहीं सुनी थी। प्यारी, चुलबुली, अनजान पुरुष की आवाज आई, जो साफ तो सुनाई नहीं दी, लेकिन अंदाज से लग रहा था कि वो बिल्कुल आराम से है, जैसे अपने ही घर में हो। मैं नहीं जानता कि मैं वहां कब तक खड़ा रहा, सेकंड या 1 मिनट, बस हाथ में मिठाई का बॉक्स पकड़े बुत बना रहा। अचानक वो बॉक्स मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, पर मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। गिरने की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उस शांत माहौल में दरवाजे के पास बहुत साफ सुनाई दी थी। अंदर से आवाज आई कि ठीक है, तो तुम अपना ख्याल रखना। मैंने फोन पर वो चैट का निशान देखा और उसे देर तक घूरता रहा। पहले लगता था कि ये सब कितना प्यारा है, पर अब तो देखकर घिन आ रही थी। जब मैं वहां से खड़ा हुआ तो मेरी टांगें कमजोरी से कांप रही थी। लिफ्ट के पास पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर अपने घर का दरवाजा देखा। वो अच्छी तरह बंद था। अंदर बैठे लोगों को अंदाजा तक नहीं था कि मैं आकर जा चुका हूं। नीचे उतरते वक्त रास्ते में मैंने फर्स्ट फ्लोर के कचरे के डिब्बे में वो मिठाई का बॉक्स फेंक दिया। मैं उस रात घर वापस नहीं गया, बल्कि अपने ऑफिस के पास एक सस्ते से होटल में रुक गया, जिसका एक रात का किराया सिर्फ 121 रुपए था। मैं सोचने लगा कि आखिर वो आदमी था कौन। मैं हर उस इंसान को याद करने की कोशिश करने लगा जिससे मैं और मेरी पत्नी हो मियाओ कभी मिले थे। वो औरतों के कपड़ों की एक दुकान में काम करती थी, जहां उसकी सारी सहकर्मी महिलाएं थीं। मैंने उसका सोशल मीडिया भी चेक किया था, पर वहां शक जैसी कोई बात नहीं थी। उसका दायरा बहुत छोटा था, ऑफिस के लोगों को छोड़कर बस वही दोस्त थे जिन्हें मैं पहले से जानता था। फिर अचानक मुझे याद आया, 46 नंबर का साइज। ये संख्या अचानक मेरी याददाश्त से कूदकर बाहर आ गई। पिछले महीने लिफ्ट में ऊपर के पड़ोसी झेंगे काई से मेरा सामना हुआ था। उसने एक अजीब स्टाइल के बड़े जूते पहन रखे थे। तुम्हारा कौन सा साइज है? उसने कहा था। 46 नंबर। पैर बड़े हैं, इसलिए जूते मिलना मुश्किल होता है। मैंने उसे थोड़ी और बात की थी, क्योंकि मेरे पैर 42 नंबर के हैं और मुझे वो भी काफी बड़े लगते थे। झेंकाई ऊपर फ्लोर के 1062 नंबर के फ्लैट में रहता है। उसने कहा डेकोरेशन और सर्विसिंग की एक दुकान खोल रखी है। इतना लंबा चौड़ा आदमी होने के बाद भी उसकी बोली इतनी नरम और मीठी है कि पिछले आधा साल से जब भी वो मुझसे मिलता है, मुझे फांगो यानी बड़े भाई कहकर बुलाता है। एक बार जब मैं घर पर नहीं था तो हो मियाओ ने मुझे बताया था कि किचन बल्ब खराब हो गया था और झेंकाई ने आकर उसे बदल दिया था, और हेंकाई ने आकर उसे बारिश हुई थी और हो मियाओ छाता ले जाना भूल गई थी, तो वह खुद अपनी गाड़ी से उसे घर छोड़कर आया था। तब मैंने हो मियाओ से कहा था कि ऐसे पड़ोसी सच में कमाल के होते हैं, मुसीबत में मदद मिलती रहे है। इस पर वो मुस्कुराकर बोली थी कि हाँ, सच में। मैं होटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और छत की बत्ती थोड़ी टिमटिमा रही थी, जो ठीक मेरी दिल की धड़कनों की रफ्तार से मेल खा रही थी। उस रात मैं चाहकर भी सो नहीं पाया। डर के मारे मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी। जैसे ही आंखें बंद करता, वही 46 साइज के जूते मेरे सामने आ जाते। अगली सुबह होटल में नहाने के बाद जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो मुझे थोड़ा अजीब और अनजाना सा लगा। आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे और चेहरा पीला पड़ गया था कि अगर मैं अभी जाकर उससे सीधे सवाल करूं तो क्या होगा? वो रोएगी, मिन्नतें करेगी और कहेगी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? वो घर जो हमने शादी के बाद खरीदा था, उसकी डाउन पेमेंट मैंने अपनी जेब से दी थी, लेकिन लोन की किस्तें शादी के बाद भरी गईं। इसलिए कानूनन उसे साझा संपत्ति माना जाएगा। अगर सच में तलाक हुआ तो वो उस घर का एक बड़ा हिस्सा ले जाएगी। यह सोचते ही मेरा सीना भारी होने लगा। वो घर 89 स्क्वायर मीटर का था और उसका एक एक इंच मैंने अपनी दिन रात की मेहनत से कमाया था। जब घर का काम चल रहा था तो मैंने पूरे 1 महीने की छुट्टी ली थी। मैं रोज खुद साइट पर जाकर बालकनी की खिड़कियों को चेक करता था। 3 अलग अलग कंपनियां बदलनी पड़ी, तब जाकर सही फिटिंग मिली थी। बाथरूम का सूखा और गीला हिस्सा अलग करने का आइडिया भी मेरा ही था। किचन के काउंटर टॉप का सही रंग चुनने के लिए मैंने 4 अलग अलग मार्केट्स के चक्कर काटे थे। वो मेरा घर था, मेरा सपना था। और अब एक आवारा लड़का चप्पल पहनकर मेरे घर में आजादी से घूम रहा है, मेरी चीजें इस्तेमाल कर रहा है और मेरे ही बिस्तर पर सो रहा है। यह नामुमकिन है। मैं उसे इतनी आसानी से सब कुछ छोड़कर जाने नहीं दे सकता। मुझे हिम्मत जुटानी होगी। शुक्रवार को मैंने अपना सूटकेस उठाया और घर लौट आया। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैं अभी अभी हाई स्पीड ट्रेन से उतरकर आ रहा हूं। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक गहरी सांस ली। सोफे पर बैठी हो मियाओ मोबाइल चला रही थी। उसने मेरा स्वागत करने के लिए सिर तक नहीं उठाया। किचन में पतीले में खाना रखा हुआ था। मैंने चुपके से जूते की अलमारी पर नजर डाली तो वो जाना पहचाना 46 नंबर का जूता वहां नहीं था। सब कुछ इतना साफ सुथरा था जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही न हो। मैं दूर से हो मियाओ का चेहरा देख रहा था। मैंने पूरे 3 साल उससे बेपना प्यार किया था।
जब प्यार था तो वो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी, लेकिन आज उसे देखकर मेरे अंदर सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी और नफरत हो रही थी। तभी उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम बार बार मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। मैंने बात संभालते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। वो अपनी आंखें घुमाकर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली कि बच्चों जैसी बातें मत करो। इसके बाद वो फिर से फोन देखते हुए मुस्कुराने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बात पर मुस्कुरा रही थी या फोन में किसी और से बात करते हुए। अब उस रात मैं अपने पालतू बिल्ली के पास ही लेटा रहा। पूरी रात मेरी आंखें बंद नहीं हुई। मेरी पत्नी बगल में बहुत गहरी नींद में सो रही थी और उसका फोन उसके तकिए के नीचे छुपा हुआ था। इससे पहले वह सोते वक्त फोन कभी नहीं छुपाती थी, उसका फोन कहीं भी पड़ा रहता था, चाय की मेज पर, खाने की मेज पर या सोफे के बीच में। उसे कभी फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसका फोन देखे या न देखे। उसने फोन छुपाना कब से शुरू किया? मैंने दिमाग पर जोर दिया तो याद आया कि शायद 2-3 महीने पहले से। और 2-3 महीने पहले क्या हुआ था? हाँ, उसने जिम जाना शुरू किया था। उसने मुझसे कहा था कि उसकी दुकान के सहकर्मी उसे जबरदस्ती ले गए हैं। अब वो काम के बाद घर नहीं आती थी, बल्कि सीधे जिम जाकर 1 घंटा कसरत करती थी। तब मैंने खुश होकर उसे मैसेज किया था कि अपना ध्यान रखना, तो उसने छोटा सा जवाब दिया था कि पता है, 2-3 महीने पहले उसने अपना शावर जेल भी बदल लिया था। उसने कहा था कि सुपरमार्केट से खरीदा है क्योंकि अच्छा लग रहा था। वो एक ऐसा ब्रांड था जिसका नाम मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। सफेद रंग की बोतल थी और उसकी खुशबू बहुत मीठी थी। जब मैंने पूछा कि कहां से लिया, तो उसने कह दिया कि डिस्काउंट में मिला था। अब जब मैंने उस ब्रांड को इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि उस एक बोतल की कीमत 300 रुपए से ज्यादा थी, जबकि वो आमतौर पर 50 रुपए की हैंड क्रीम लेना भी फिजूल खर्ची समझती थी। 1 मई पहले जब मैं बिजनेस ट्रिप से लौटा तो मैंने देखा कि हमारे बेड की चादर बदली हुई थी। वो चादर नहीं थी जो मैं जाते वक्त छोड़कर गया था। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसी है कि खुद से चादर बदलने का काम तब तक नहीं करेगी जब तक सूरज पश्चिम से न उगने लगे। तब मैंने मजाक में कहा था कि अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया, तो उसने चिढ़कर कहा कि गंदी लगते हैं इसलिए बदल दी। रात के 3 बज रहे थे, पर जितना मैं सोचता मेरी नींद उतनी ही उड़ती जाती। मैं बिस्तर से उठा, हॉल में गया और थोड़ी देर चुपचाप बैठ गया। जब मैंने फ्रिज खोला तो उसमें बियर की 2 कैन रखी थी। मुझे बियर बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरी पत्नी भी कभी नहीं पीती थी। पहले मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, या यूं कहें कि ध्यान तो दिया था पर दिल से नहीं लगाया। लगा शायद उसने खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करने को खरीदी होगी। पर अब जब मैं बियर की उन 2 बोतलों को देख रहा था तो मेरी आंखों में अंगारे जल रहे थे। मैं धीरे धीरे सचेत होने लगा और हर छोटी चीज पर गौर करने लगा। बाहर से तो सब कुछ सामान्य था, उसका ऑफिस जाना, मेरा बिजनेस ट्रिप पर जाना, वापस आकर उसके लिए खाना बनाना और उसकी शिकायतें सुनना। पर अब मैं उन बारीक बातों पर भी ध्यान देने लगा था जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। हमारे लिविंग रूम में मेहमानों के लिए 2 जोड़ी चप्पलें रखी हैं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी जोड़ी तो महिलाओं के लिए है, जो लगभग कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई। पर जब मैंने बड़ी जोड़ी को नीचे से देखा तो उसके तलवे काफी घिसे हुए थे। ये चप्पलें कई बार पहनी गई थी। मेरे घर आने वाले पुरुष मेहमानों की संख्या तो उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मेरे पिता सिर्फ 2 बार आए हैं और मेरे ऑफिस का एक सहकर्मी 1 बार आया था, बस। पर चप्पलों की यह घिसावट साफ बता रही थी कि इन्हें बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मेरी एक आदत है कि टॉयलेट का उपयोग करने के बाद मैं हमेशा उसकी सीट नीचे गिरा देता हूं। मेरी पत्नी खुद एक महिला है, उसे सीट उठाने की जरूरत ही नहीं होती। पर कई बार जब मैं ट्रिप से वापस आता था तो टॉयलेट की सीट ऊपर उठी हुई मिलती थी। पहले मैं सोचता था कि शायद मैं ही भूल जाता हूं, पर अब मुझे समझ आया कि यह मुमकिन नहीं है कि हर बार मैं ही भूलूं। एक दिन फर्श साफ करते समय मुझे कुछ टूटे हुए बाल मिले। वो बाल काफी छोटे थे, मेरे बालों से भी थोड़े छोटे, और साफ लग रहा था कि ये मेरी पत्नी के नहीं हैं, क्योंकि उसके बाल तो कंधों से नीचे तक लंबे हैं। तो फिर ये बाल किसके थे? इसके बाद नजर पड़ी मेरे ऑफिस वाले थर्मस कप पर, जिस पर मेरी कंपनी का लोगो लगा हुआ है। मैं उसे हमेशा अपने स्टडी रूम की शेल्फ पर रखता हूं। एक बार ट्रिप से लौटकर देखा तो वो कप लिविंग रूम की टेबल पर रखा था और उसमें चाय के निशान थे। मैं चाय नहीं पीता और मेरी पत्नी भी नहीं। उसका अपना अलग मग है। मैं उस दिन उस कप को हाथ में पकड़कर बहुत देर तक सोचता रहा। कोई आदमी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता है, मेरी चप्पलें पहनता है, मेरे टॉयलेट की सीट उठाता है, अपने बाल मेरे बाथरूम में छोड़ जाता है और फिर मेरा ही कप लेकर आराम से चाय पीता है। वो मेरे घर में इस तरह रह रहा था जैसे वो उसका अपना घर हो। दोस्तों, क्या आप इस खौफनाक एहसास की कल्पना कर सकते हैं? मेरे अंदर गुस्सा नहीं, बल्कि पेट से ऊपर उठती हुई एक घिनौनी उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। क्यों? क्योंकि इन छोटे छोटे सबूतों से अदालत में कुछ भी साबित नहीं होता। वो आसानी से कह सकती थी कि चप्पल उसने खुद पहनी थी, टॉयलेट सीट उससे गलती से उठ गई, बाल किसी प्लम्बर या मैकेनिक के होंगे, और कप उसने बस ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया। मुझे ठोस और अकाट्य सबूत चाहिए थे। उस रात जब वह नहाकर बाहर आई और सोफे पर बैठकर अपने बाल सुखाने लगी, तो मैं उसके पास बैठकर टीवी देखने का नाटक करने लगा। लेकिन मेरी नजरें लगातार उसके फोन पर थी। वो किसी को बहुत तेज मैसेज टाइप कर रही थी और बीच बीच में मुस्कुरा भी रही थी। आखिर वो कौन था? क्या बातें हो रही थी? वो इतनी खुश क्यों थी? जब मैंने पूछा तो उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि ऑफिस का काम है। भला काम की बातें इतनी हंसाने वाली कैसे हो सकती हैं? फिर वो अचानक उठकर दूसरे कमरे में चली गई। पहले ऐसा कभी नहीं होता था।
पहले जब वो फोन चलाती थी तो मैं पास जाकर देख लेता था और वो कुछ छुपाती नहीं थी, बल्कि कोई मजेदार चीज होती तो खुद मुझे दिखाती थी। यह सब कब बदल गया मैं साफ साफ नहीं कह सकता। बदलाव बहुत धीरे धीरे आया था और जब तक मेरा ध्यान गया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी मैंने फैसला किया कि मुझे घर में कैमरे लगाने होंगे। मैं बाजार से 2 छोटे हिडन कैमरे लेकर आया। एक को मैंने मुख्य दरवाजे की तरफ सेट किया और दूसरे को लिविंग रूम में। जब मैं इन्हें लगा रहा था तो मेरी पत्नी घर पर ही थी। मैंने उससे झूठ बोल दिया कि आजकल सोसाइटी में कुरियर पैकेट्स बहुत चोरी हो रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी वालों ने कैमरा लगाने की सलाह दी है। उसने कैमरों की तरफ एक सरसरी नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा कि बेडरूम की तरफ मत लगाना, कि हाँ, मुझे कोई जासूस बनने का शौक नहीं है। लिविंग रूम और मुख्य दरवाजा ही काफी है। मुझे यह नहीं देखना कि बेडरूम में क्या होता है। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि मेरी गैरमौजूदगी में घर में कौन आता है, कब आता है और कितनी देर रुकता है। कैमरे लगाने के बाद जब मैंने अपने फोन पर लाइव फुटेज चेक की तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी और एंगल भी एकदम परफेक्ट था। लिविंग रूम का पूरा नजारा साफ दिख रहा था, सोफा, कॉफी टेबल और बेडरूम की तरफ जाने वाला रास्ता। लिविंग रूम के कैमरे से मुख्य दरवाजा और जूते की अलमारी भी साफ दिखाई दे रही थी, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके बाद मैं सोचने लगा कि क्या मुझे अगले बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन हर बार जाने से पहले मैं दिल में यही दोहराता था कि इस बार जब मैं वापस लौटूंगा तो मेरे फोन में क्या रिकॉर्ड होगा। पहली 2 का न्यू बिलीव। पहली और तीसरी बार के ट्रिप में कैमरे में कुछ भी संदेहास्पद रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरी पत्नी रोजाना की तरह ऑफिस जाती, शाम को घर आती, टीवी देखती, मोबाइल चलाती और 11 बजे के आसपास सो जाती। चौथी बार भी ऐसा ही हुआ। मैं तो यह सोचने लगा था कि कहीं मैं ही जरूरत से ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूं। शायद उस दिन अलमारी में दिखे जूते महज एक इत्तेफाक थे। भला कोई किसी के घर में अपने जूते क्यों भूल कर जाएगा। पर मैं सही वक्त का इंतजार करता रहा। जब अगली बार मेरे ऑफिस से ट्रिप पर जाने का ऑर्डर आया तो मैंने एक चाल चली। मैंने क्लाइंट को फोन करके मीटिंग का समय बदल दिया और ट्रिप पर जाने के बजाय ऑफिस के पास ही एक होटल में कमरा ले लिया। सुबह 10 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ ही घर से निकला, लेकिन दोपहर को 2:10 पर मैं चुपके से वापस होटल आ गया। आज उसकी हाफ डे ड्यूटी थी। जैसे ही मैंने अपने फोन पर कैमरे का लाइव व्यू ऑन किया, मुझे दिखा कि मेरी पत्नी घर में दाखिल हुई। उसने न तो अपनी चप्पलें बदली और न ही अपना बैग सोफे पर रखा, बल्कि सबसे पहले अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज भेजा। दोपहर 2:32 पर मुख्य दरवाजे के कैमरे में हलचल हुई। दरवाजा खुला और एक लंबा सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो घर के हाफ पैंट और चप्पलों में था। वो बिना झिझके सीधे अंदर चला आया। उसे जूते बदलने या हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इस रास्ते पर सैकड़ों बार चल चुका था। कैमरे की लाइट में उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो ऊपर रहने वाला पड़ोसी झेंग का ही था। वह अंदर आया और थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी बेडरूम से बाहर निकली। उसने गुलाबी रंग की एक छोटी नाइटी पहन रखी थी, जो मैंने हमारे घर में पहले कभी नहीं देखी थी। यह उसके रोज के ढीले ढाले कपड़ों से बिल्कुल अलग थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने यह खास तौर पर झेंकाई के लिए पहनी थी। दोनों लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए। झेंकाई ने बहुत ही हक से अपना हाथ मेरी पत्नी के कंधे पर रख दिया और वे धीरे से उसकी छाती की तरफ झुक गई। वो हरकत इतनी स्वाभाविक थी जैसे वो दोनों ये काम रोज करते हों। फिर दोनों उठे और बेडरूम की तरफ बढ़ने लगे। जब वो बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचे तो मेरी पत्नी ने पीछे मुड़कर लिविंग रूम की लाइट बंद कर दी और स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया और होटल के बिस्तर पर बैठ गया। मैंने फोन को तकिए पर उल्टा रख दिया। मैं आगे का वीडियो बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने और देखा तो मैं गुस्से में अंधा होकर सीधे गाड़ी उठाकर घर पहुंच जाऊंगा और इस वक्त वहां जाना मेरी पूरी योजना को बर्बाद कर देता। अभी सही वक्त नहीं आया था। रात के 8 बजे जब मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग को पीछे करके देखा तो झेंकाई जा चुका था। वो शाम के लगभग 6 बजे मुख्य दरवाजे से बाहर निकला था, लेकिन बाहर जाने से पहले वो लिविंग रूम में थोड़ी देर खड़ा रहा था। उसने टेबल पर रखा एक गिलास उठाया और उससे पानी पिया। वो मेरा वही थर्मस कप था जिस पर मेरी कंपनी का लोगो लगा था। पानी पीने के बाद उसने कप को वापस रखा और चप्पल पहनकर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। जब बंद होने की आवाज इतनी हल्की थी जैसे कोई चोर जा रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह बिल्कुल शांत और रिलैक्स था, जैसे अपने घर में खाना खाकर टहलने जा रहा हो। मैंने वीडियो को थोड़ा और पीछे किया। जब दोनों सोफे पर बैठे थे, झेंकाई ने उससे कुछ कहा और मेरी पत्नी हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ मारकर झुक गई। उसका इस तरह खिलखिलाकर हंसना और उसका वो अंदाज मेरे सामने रहने वाले उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग था। जब वो मेरे साथ होती थी तो कभी इतना खुलकर नहीं हंसती थी, बस थोड़ा सा मुस्कुराकर रह जाती थी। पर झेंकाई के साथ उसकी हंसी एकदम बेबाक, खुली और मस्ती भरी थी। मैंने दोबारा फोन बंद कर दिया। मेरे लिए इतना देखना ही काफी था। उसी रात 9 बजे मेरी पत्नी का फोन आया। वह बड़े ही मीठे लहजे में बोली कि अजी सुनते हो, तुम कब तक वापस लौटोगे? उसकी आवाज में इतनी मिठास थी जो सीधे कलेजे को चीर रही थी। ऐसी मिठास मैंने सालों से उसकी जुबान पर नहीं सुनी थी। मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए कहा कि परसों आऊंगा। क्या हुआ? वह बोली कि कुछ खास नहीं, बस किचन का नल थोड़ा टपक रहा था, देख लेते तो अच्छा होता। नल टपकने की बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर एक भयानक हंसी आई। मैंने कहा कि अरे तुम ऊपर वाले झेंकाई भाई से क्यों नहीं पूछ लेती? वो तो पड़ोसियों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं।
मेरी यह बात सुनते ही फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर वह थोड़ी सकपकाकर बोली कि ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, तुम वापस आ जाओ तब देख लेना। उसने फोन रख दिया। कम से कम इस बार वो सतर्क हो गई थी। अगले 2 हफ्तों में मुझे 3 बार बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा और कैमरे की रिकॉर्डिंग गवाह थी कि हर बार झेंग काई दोपहर के ठीक 2 से 2:30 बजे के बीच हमारे घर आता था। वह जेब से चाबी निकालता और खुद दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसके पास मेरे घर की चाबी थी। मेरी पत्नी अभी ऑफिस से घर नहीं पहुंची थी, पर झेंकाई ने खुद अपने पास रखी चाबी से ताला खोला और घर के अंदर आ गया। उसने सबसे पहले फ्रिज खोला, बियर की कैन निकाली, सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गया और टीवी चालू कर लिया। वो मेरी चप्पलें पहनकर मेरे ही घर के लिविंग रूम में मेरी खरीदी हुई बियर पीते हुए इस तरह टीवी देख रहा था जैसे वो उस घर का इकलौता मालिक हो। जब मेरी पत्नी घर आई तो उसने भी कोई हैरानी नहीं जताई। दोनों बहुत ही सहजता से एक दूसरे के गले लग गए। मैं इन सारी रिकॉर्डिंग को बार बार देखता हूं। यह कोई खुद को तकलीफ देने की सनक नहीं है, बल्कि मैं उसकी की हुई एक एक बेवफाई को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह दर्ज कर रहा हूं। मैं याद रखना चाहता हूं कि उसने मेरी चप्पलें कितनी बार पहनी, उसने मेरा कप कितनी बार छुआ और उसने मेरे सोफे पर कितनी बार अपने पैर उठाए। क्योंकि जब हिसाब किताब का दिन आएगा तो मैं उससे एक एक पल का पूरा हिसाब वसूल करूंगा। मुझे उसके फोन का पासवर्ड अच्छी तरह पता है। वो उसके जन्मदिन की 6 अंकों वाली तारीख ही है जो उसने हमसे प्यार होने से लेकर आज तक कभी नहीं बदली। असल में मैंने कभी उसका फोन चेक नहीं किया था, इसलिए नहीं कि मुझे उस पर अंधा भरोसा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। मगर अब वक्त आ गया था। उस रात जब वो गहरी नींद में सो रही थी, मैंने धीरे से तकिए के नीचे से उसका फोन निकाला। पासवर्ड डालकर जैसे ही उसका चैट बॉक्स खोला तो चैट लिस्ट में सबसे ऊपर एक नाम था, मिंकाई, सिर्फ एक शब्द का नाम, जो साफ बयां कर रहा था कि उनके बीच का रिश्ता कितना गहरा हो चुका है। मैंने चैट ओपन की तो मैसेजेस का एक लंबा अंबार था। मैंने सबसे ताजा मैसेज से पढ़ना शुरू किया। वहां लिखा था कि आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हारा हस्बैंड सुबह कितने बजे गया। मेरी पत्नी का जवाब था कि सुबह ही चला गया, तुम चिंता मत करो। मैंने ऊपर स्क्रॉल किया तो लिखा था कि तुम अपना वो थम्स कप कब धोगे, पिछली बार जो चाय उसमें छोड़ी थी वो तो पूरी सूख गई है। मेरी पत्नी का जवाब था कि अरे वो उसका कप है, मेरा नहीं, तुम क्यों इतना ध्यान देते हो। हाँ हाँ, आगे झेंग काई ने लिखा था कि तुम सच में कमाल हो, पर तुम्हें डर नहीं लगता क्या। इस पर उसने जवाब दिया कि वो तो इतना लापरवाह है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने अपना कप कहां रखा था। मैंने और ऊपर स्क्रॉल किया तो एक मैसेज देखकर मेरी रूह कांप गई। झेंग काई ने पूछा था कि कल रात उसके साथ सोई थी क्या। मेरी पत्नी का जवाब था कि तुम बताओ। सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। जब उसने मुझे छूने की कोशिश की तो मैंने बहाना बना दिया कि मैं बहुत थक गई हूं। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे, गुस्से से नहीं बल्कि एक अजीब सी कंपकंपी से। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल से लेकर हाथों की उंगलियों तक बर्फ जम गई हो। मैं आगे पढ़ता गया। झेंग काई ने पूछा था कि तुम्हारे हस्बैंड की महीने की कमाई कितनी है। उसने जवाब दिया कि अच्छे दिनों में 20 से 30 हजार कमा लेता है और जब काम मंदा हो तो कुछ हजार ही मिल पाते हैं। इस पर उस नीच इंसान ने लिखा था कि हाँ, हुलिया देखकर ही लगता है, रोज कंस्ट्रक्शन साइट पर गधों की तरह दौड़ता रहता है, भला कितना ही कमा लेगा। देखो तो उसके हाथ कितने फटे हुए हैं, बिल्कुल रेगमाल जैसे खुरदरे। फिर उसने पूछा कि तो फिर तुम उसके साथ रहती क्यों हो। इस पर मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया उसने मेरे बचे खुचे भ्रम को भी चकनाचूर कर दिया। वह बोली कि सिर्फ उसके इस घर के लिए। हाँ हाँ, वैसे जो भी कहो, यह घर सच में बहुत शानदार है और इसका इंटीरियर और रेनोवेशन भी उसने बहुत लाजवाब किया है। झेंग काई ने हंसते हुए लिखा कि मानना पड़ेगा, काम तो वो कमाल का करता है, पर किस्मत का थोड़ा कच्चा है। मरम्मत अच्छी की है उसने इस टूटी फूटी जगह की। काम का पक्का है पर शक्ल सूरत से बिल्कुल मामूली है। मैंने एक एक करके उन दोनों की सारी बातचीत पढ़ी। हर एक शब्द मेरे दिल में सुई की नोक की तरह चुभ रहा था। वो कोई तेज दर्द नहीं था, लेकिन एक ऐसी गहरी चुभन थी जिसके एहसास से शुरुआत में तो कुछ पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे अंदर ही अंदर खून बहने लगता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा तंग कर रही थी वो सिर्फ ये नहीं थी। जब मैंने चैट को ऊपर स्क्रॉल करके और भी पुराने मैसेजेस देखे तो वो दोनों मेरे सीधेपन का मजाक उड़ा रहे थे। झेंग काई ने पूछा कि क्या तुम्हारे पति को इस बारे में कुछ पता चल जाएगा, तो उसने बड़े गर्व से जवाब दिया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इतना सीधा और अच्छा इंसान है कि कभी मेरा फोन तक छूकर नहीं देखता। झेंग काई ने आगे लिखा था कि चलो मान लिया तो वो क्या कर लेगा, क्या मुझसे तलाक ले लेगा। वो तो मुझसे अलग होने की हिम्मत तक नहीं रखता। मैं उसे इतने वक्त से जानती हूं, वो आखिर में रो धोकर मान जाएगा, क्योंकि उसका मेरे बिना दिल ही नहीं लगेगा। मैंने उस फोन को धीरे से वापस हो मियाओ के तकिए के नीचे रख दिया और बालकनी की तरफ चला गया। मैं काफी देर तक वहां गुमसुम खड़ा रहा। नीचे का पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा हुआ था और स्त्री की डरावनी परछाइयां जमीन पर पड़ रही थीं। तभी मुझे ऊपर की मंजिल से एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। वो ठीक ऊपर का फ्लैट नंबर 1062 था, जहां झेंग काई रहता है। मैंने ऊपर देखा तो उनकी बालकनी की लाइट अभी भी जल रही थी। वो आदमी मेरी ही बिल्डिंग में ठीक मेरे ऊपर रहता है और हर दिन जैसे मेरे सिर पर पैर रखता है। दिन में तो बड़ी तहजीब और तमीज से मुझे फांग भाई कहता है, लेकिन रात होते ही मेरी बीवी को गले लगाकर उसे अपनी छोटी शरारती बिल्ली बुलाता है। मैं बालकनी पर सुबह के 2 बजे तक पथराई आंखों से खड़ा रहा, पर होमियाओ एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं उठी।
उनकी एक और बातचीत भी थी जिसे पढ़कर मेरा जी मिचलाने लगा था और ऐसा लगा जैसे पेट का सारा खाना बाहर आ जाएगा। वो कोई वीकेंड का दिन था। हो मियाओ घर पर खाना बना रही थी। उसने झेंगकाई को खाने की फोटो भेजी और लिखा कि देखो आज मैंने कितना बढ़िया खाना बनाया है। बेवकूफ, झेंगकाई ने पूछा कि क्या वो घर पर ही है और क्या तुमने उसे भी यही खाना दिया है। मेरी पत्नी ने जवाब दिया कि हाँ दिया है। झेंगकाई ने लिखा कि अच्छा किया, अगर नहीं देती तो उसे शक हो जाता। लेकिन क्या तुमने उससे भी बिल्कुल वैसा ही खाना दिया जैसा मेरे लिए बनाया है। इस पर हो मियाओ ने लिखा कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उसे मैंने सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बनाकर दे दिए हैं। इसके बाद चैट में कई सारे हंसने वाले इमोजी बने हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद आया, सच में उस दिन उसने मेरे लिए एक कटोरी सादे नूडल्स बनाए थे और उस पर एक तला हुआ अंडा रख दिया था। मैंने बड़े प्यार से उसे थैंक यू कहा तो वह बोली थी कि अरे इसमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त मुझे उसका यह बर्ताव कितना प्यारा लगा था। मुझे लगा था कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए भले ही सादे नूडल्स बनाए पर दिल से बनाए हैं। लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं जो हर बार बिजनेस ट्रिप से लौटकर उसके लिए पूरा खाना पकाता हूं, उसके बदले में वो मेरे लिए सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स का एहसान जताती है। उस दिन मैं कितना बेवकूफ था जो खुश हो रहा था कि वो मुझसे दिल से प्यार करती है। खैर, अब मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस लड़ाई में मेरी मदद कर सके। मेरे दोस्त इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मुझे कोई दिलासा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरी इस हालत को अंदर तक समझ सके। सही कहूं तो मुटिंग की जरूरत थी झेंगकाई की पत्नी। वह मेरे ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। पेशे से एक प्री स्कूल नर्स है और रोज अपने 1.5 साल के बेटे को स्ट्रोलर में लेकर पर मैं उससे बाइटी के पार्क में घूमती है। क्या मैं सीधे जाकर बोल देता कि भाभी जी आपका पति मेरी पत्नी के साथ सो रहा है। यह बात मैं अपने दिमाग में 10-15 बार दोहरा चुका था और हर बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। आखिर मैं कैसे बोलूं? अगर सीधे बोलूंगा तो ये किसी झटके जैसा लगेगा और वो डर जाएगी, और अगर बहुत घुमा फिरा कर बोलूंगा तो शायद वो समझ ही नहीं पाएगी, और अगर उसने मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया तो, या फिर अगर उसने भरोसा कर लिया पर अपने परिवार को बचाने के लिए चुप रह गई तो। सबसे बड़ा डर तो यह था कि अगर उसने उल्टा जाकर झेंगकाई को सब बता दिया तो मैं अपने हाथ के सारे सबूत और अपना सब कुछ हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं इसी उधेड़बुन में 3 दिनों तक बुरी तरह परेशान रहा। इन 3 दिनों में हो मियाओ बिना बात के मुझ पर 5-6 बार गुस्सा हुई। कभी चले कि जो फल मैं लाया हूं वो ताजा नहीं है, कभी ताना मारा कि मैंने बर्तन ठीक से नहीं धोए, तो कभी इस बात पर झगड़ा किया कि मैं रात को फोन चलाता है। मैं बिना कुछ बोले उसका हर जुल्म सहता रहा। मुझे अपनी योजना के लिए बस माफी मांगनी थी, सो मैंने माफी मांग ली। मेरी बात सुनकर हो मियाओ ने अजीब तरह से अपनी आंखें घुमाई और आगे चल दी। मैं उसके पीछे खड़ा था और मैंने देखा कि उसने फिर से अपना फोन उठाया। उंगलियां तेजी से टाइप करने लगीं और उसके होंठों पर वही जानी पहचानी हल्की सी मुस्कान तैरने लगी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। शनिवार की दोपहर मैंने सोसाइटी के पार्क में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक इंतजार किया। तब जाकर आखिरकार वो टिंग अपने बच्चे की प्रेम को धकेल हुए वहां आई। झेंगकाई उसके साथ नहीं था, शायद वो अपनी दुकान पर दुकान गया हुआ था। जब मैं हिम्मत जुटाकर उसके पास गया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा भाभी जी, वू टिंग जी। उसने मुझे देखकर थोड़ी हैरानी जताई और पूछा कि अरे फांग भाई आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? मैंने उससे पूछा कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, बस कुछ मिनट। उसने मेरी शक्ल देखी और शायद उसे अंदाज हो गया कि मैं रंग उड़ा हुआ है और चेहरा उतरा हुआ है। उसने कहा ठीक है, बताइए क्या बात है। मैंने अपना मुंह खोला पर गला सूख गया था। मैं कुछ किसी भी महिला के सामने उसके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, चाहे वो कोई भी हो। आखिर में जब मुझसे कुछ बोलते नहीं बना तो मैंने शब्दों का सहारा छोड़ दिया और सीधे अपनी जेब से फोन निकाला। मैंने उसे वो वीडियो प्ले करके दिखा दी जिसमें झेंगकाई चप्पल पहने ऊपर की मंजिल से उतरकर मेरे घर के दरवाजे तालक आता है और जेब से चाबी निकालकर ताला खोलता है। वीडियो पर डेट और टाइम बिल्कुल साफ साफ दिख रहे थे। वू टिंग ने मेरे हाथ से फोन लिया और करीब 10 सेकंड तक स्क्रीन को बिना पलक झपकाए देखती रही। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने गौर किया कि प्रेम के हैंडल पर उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उसके हाथ के जोड़ सफेद पड़ गए। उसने बेहद शांत आवाज में पूछा कि ये कब की वीडियो है। मैंने कहा दोपहर के ठीक 1:30 बजे। वो थोड़ी देर के लिए रुकी और बुदबुदाई कि पिछले बुधवार दोपहर को तो मैं प्री स्कूल में ड्यूटी पर थी। फिर उसने फोन मुझे वापस लौटा दिया और अपने बच्चे की तरफ देखा जो चुपचाप अपने खिलौने को चबा रहा था और उसके मुंह से थोड़ी राल टपक रही थी। वह काफी देर तक चुप खड़ी रही। मुझे लगा कि शायद वो अब फूट फूट कर रोने वाली है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपना सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने पूछा इसके अलावा और कुछ है क्या? तब मैंने उसे दोनों की चैट के सारे स्क्रीनशॉट एक एक करके दिखाए। वह हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। जब चैट में वो लाइन आई कि क्या तुम्हारे पति को पता नहीं चलेगा, तो वो टिंग के मुंह का कोना गुस्से से थोड़ा हिला। और जब उसने वो बात पढ़ी जहां लिखा था कि तुम्हारे पति ने तो सिर्फ नूडल्स बनाए हैं, तो उसने गहरी सांस लेते हुए अपने नाक सिकोड़ी। लेकिन जैसे ही वो उस लाइन पर पहुंची जहां काई ने मेरी पत्नी की तुलना वो टिंग के शरीर से करते हुए घटिया बात लिखी थी, तो वो टिंग के हाथ थम गए। उसने उस एक लाइन को कम से कम 10 सेकंड तक घूर कर परखा। फिर उसने फोन मुझे लौटा दिया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसके होंठ गुस्से में कसकर भींचे हुए थे।
उसने मुझसे पूछा कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मैं इस मामले को यूं ही आसानी से खत्म नहीं होने देना चाहता। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा और पूछा। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा और पूछा खतरनाक थी। उसने कहा कि किसने कहा कि इसे छोड़ देते हैं। मैंने उसे हैरानी से देखा। उसने आगे कहा कि तो चलो मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। हम दोनों जो अपने अपने पार्टनर्स से धोखा खा चुके थे उस सोसाइटी परिसर के एक कोने में बेंच पर बैठ गए। सूरज डूबने को था। पास के लॉन पर कुछ बुजुर्ग टहल रहे थे और कुछ दूरी पर बच्चे हंसते खेलते हुए भाग रहे थे। वो इतनी आम और शांत शाम थी कि उस माहौल में हमारी सच्चाई बहुत अजीब लग रही थी। इस कॉम्प्लेक्स के सारे लोग अपनी रोजमर्रा की आम जिंदगी जी रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि ऊपर नीचे के इन दो घरों में कितनी घिनौनी चीजें चल रही हैं। मैंने उसे कहा कि मेरे पास सारी सीसीटीवी फुटेज और उनकी चैट्स के स्क्रीनशॉट हैं। क्या कोर्ट के लिए इतना काफी होगा? मैं चाहता हूं कि उन्हें पता चले कि मैं कोई हंगामा खड़ा करने वाला इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बस सही मौके का चुपचाप इंतजार कर रहा हूं। वो टिंग ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि तुम असल में क्या चाहते हो? मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उन्हें अपनी गलती की वो सजा मिले जो वो कभी भूल ना पाए, और इसके लिए मैं सबसे बेहतरीन मौके की तलाश में हूं। वो टिंग कुछ देर तक खामोश रही। फिर सवाल है, तुम इस बारे में कब से जानते हो? मैंने कहा, लगभग 1 महीने से। उसने समझदारी से अपना सिर हिलाया और कहा कि 1 महीने से तुम चुपचाप ये सब कुछ सह रहे हो और तुमने बाहर कोई तमाशा नहीं होने दिया। मैं देख सकता था कि वो अंदर से कितनी टूट रही थी, पर खुद को संभाल रही थी। वो बेंच से खड़ी हुई और अपने बच्चे के ऊपर से कंबल को ठीक किया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, कैसी शर्त? वह बोली कि जब भी तुम कोई कदम उठाओगे मुझे हमेशा साथ रखोगे, अकेले कोई फैसला मत लेना। इसके बाद मैंने और वू टिंग ने मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। योजना बहुत सरल थी। अगली बार जब भी मैं ऑफिस के काम से किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाऊंगा तो जाहिर है कि झेंग कई मौका देखकर मेरे घर आएगा, और जैसे ही वो दोनों मेरे घर के अंदर होंगे मैं और वू टिंग एक साथ रंगे हाथों उन्हें पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन उस बड़े धमाके से पहले हमें और भी पुख्ता सबूत इकट्ठा करते रहने होंगे। कोर्ट में या आपसी समझौते में शर्तों को तय करने के लिए हमारे पास जितने ज्यादा और अकाट्य सबूत होंगे हमारा पलड़ा उतना ही भारी रहेगा। वू टिंग ने मुझसे पूछा कि तो फिर इस दौरान मैं झेंग काई के सामने कैसा बर्ताव करूं? मैंने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा करती आई हो। उसे जरा सा भी शक मत होने देना। लेकिन जानते हैं दोस्तों, इस पूरे खेल में सबसे मुश्किल बात क्या थी? वू टिंग ने मुझसे कहा कि सबसे भयानक पल वो होता है जब रात को मुझे उसके बगल में लेटना पड़ता है, उसके खर्राटों को सहना पड़ता है और उसे देखकर अपने अंदर उठने वाली नफरत को दबाना पड़ता है। मैं उसकी बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता था, क्योंकि मैं भी हर रात उसी नरक से गुजर रहा था। हर रात जब मैं हो म्याओ के बगल में लेटता हूं तो मुझे साफ सुनाई देता है कि वो कंबल के अंदर मोबाइल पर किसी को मैसेज टाइप कर रही है। बटनों की वो टिक टिक की आवाज सुनकर मेरा मन करता है कि उसका फोन छीनकर जोर से जमीन पर पटक दूं, लेकिन अपनी योजना की खातिर मुझे सब कुछ पीना पड़ता है। इस बीच में 2 बार और बिजनेस ट्रिप पर गया। हर बार घर से निकलने से पहले मैं कैमरों का एंगल और उनकी बैटरी को अच्छी तरह चेक करता, और जब ट्रिप से वापस लौटता तो ऐसा नाटक करता जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। इस तरह मेरे पास सबूतों की एक बड़ी फाइल जमा होती जा रही थी। एक दिन तो कैमरे में एक ऐसी घटना रिकॉर्ड हुई जिसने मेरा दिल दुखा दिया। उस दिन झेंग काई थोड़ा जल्दी आ गया था और हो म्याओ अभी ऑफिस से घर नहीं लौटी थी। उसने हमेशा की तरह अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला और लिविंग रूम में किसी मालिक की तरह टहलने लगा। फिर उसने हमारा फ्रिज को स्ट्रॉबेरी का डिब्बा मैं बाजार से लाया था उसे निकालकर आराम से खाने लगा। उसके बाद वो बाल्कनर गया, जेब से सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और उसका धुआं बालकनी में रखे मेरे पसंदीदा हरे पौधे पर छोड़ने लगा। वो पौधा मेरी माँ ने हमारे पुराने घर से लाकर मुझे दिया था और कहा था कि बेटा, इस पौधे की देखभाल करना बहुत आसान है और ये घर में खुशहाली लाता है। उस नीच इंसान ने अपनी सिगरेट की गर्म राख उसी पौधे पर गिराई और जब सिगरेट खत्म हो गई तो जलती हुई सिगरेट की बट को बालकनी के कोने में रखे फूलदान में फेंक दिया। उसका वो अंदाज इतना सहज था जिससे साफ पता चल रहा था कि वो ये सब पहली बार नहीं कर रहा था। मुझे याद आया कि मैंने पहले भी उस फूलदान में सिगरेट के टुकड़े देखे थे, पर तब मैंने सोचा था कि शायद ऊपर की मंजिल से हवा के जरिए गिर गए होंगे। पर अब सच सामने आ चुका था कि वो ऊपर से गिरते नहीं थे, बल्कि ऊपर वाला खुद नीचे आकर उन्हें वहां छोड़ता था। इन दिनों हो मियाओ का बर्ताव मेरे प्रति और भी ज्यादा खराब और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। मैं स्वभाव से कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला या चिल्लाने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन उसकी नाराजगी इतनी बारीक थी कि वो उसके हर एक्सप्रेशन और बात करने के टोन में साफ झलकती थी। जब भी मैं ऑफिस से थका हारा लौटता वो मुझे एक हिकारत भरी नजर से देखती और अपनी भौहें सिकोड़ लेती। एक दिन उसने चिढ़कर कहा कि तुम्हारे कपड़ों पर हमेशा इतनी धूल और राख क्यों लगी रहती है? मैंने शांति से कहा कि जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के सिलसिले में जाता हूं तो वहां धूल उड़ना स्वाभाविक है। पहले तो वो कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं देती थी, पर अब उसने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि क्या तुम अपनी ये चप्पलें बदल नहीं सकते? ये कितनी पुरानी और घिसी हुई हैं। मैंने मन में सोचा कि इसी चप्पल को मैं 2 साल से पहन रहा हूं। ये थोड़ी पुरानी जरूर है, पर साइट पर काम करने के लिए ये सबसे आरामदायक है। फिर एक दिन खाने की मेज पर उसने टोक दिया कि खाना खाते वक्त अपने मुंह से चबाने की आवाज मत निकाला करो। मैंने हैरान होकर पूछा कि क्या मैं आवाज कर रहा हूं?
शायद थोड़ी बहुत आवाज हुई होगी, पर पिछले 4 सालों में उसने कभी मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं तमीज से खाना नहीं खाता। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो अचानक मुझ में ये कमियां क्यों निकाल रही थी, क्योंकि अब उसके पास तुलना करने के लिए एक दूसरा आदमी आ चुका था। अब जब भी उसकी नजरें झेंग काई पर पड़ती थी तो उसे मेरा हर अंदाज फीका और बेकार लगने लगता था। झेंग काई का बोलने का तरीका मीठा और चिकना था, जबकि मैं बहुत सीधा बोलता था। झेंग काई सब कुछ फटाफट और साफ सुथरा करता था, जबकि मेरे कपड़ों पर धूल लगी होती थी। झेंग काई की अपनी खुद की दुकान थी, जबकि मैं एक कंपनी में नौकरी करने वाला मामूली मुलाजिम था। जब पार्टनर किसी दूसरे से आपकी तुलना करना शुरू कर देता है तो उसे आपके अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आने लगती हैं। मुझे वो मशहूर लाइन याद आ गई कि अगर आपका पार्टनर अचानक आपकी छोटी छोटी और बेमतलब की गलतियां निकालने लगे तो यकीन मानिए उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आ चुका है जिससे वो हर पल आपकी तुलना कर रहा है। आज मैं इस कड़वे सच को खुद अपनी जिंदगी में महसूस कर रहा था। इस बीच वो टिंग ने भी मुझे फोन पर एक खबर दी। उसने बताया कि झेंग काई का बिहेवियर भी हाल ही में बहुत बदल गया है। पहले वो घर आते ही थका हुआ बताकर सोफे पर लेट जाता है और मोबाइल चलाता था, पर अब वो अपनी लुक और इमेज का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा है। उसने बाजार से एक नया और महंगा कोलोन परफ्यूम खरीदा है और अब बाहर जाने से पहले वो घंटों आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाता है। यहां तक कि उसने अपने लिए 2 नए स्टाइलिश कपड़े भी खरीदे हैं। वू टिंग ने कहा कि हमारी शादी को 4 साल हो गए, पर जब वो शादी से पहले मेरे आगे पीछे घूमता था तब भी उसने खुद पर इतना ध्यान कभी नहीं दिया था। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। मैंने उससे पूछा कि जब वो आईने के सामने सज रहा था तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था। वू टिंग ने कहा कि मैंने जानबूझकर उसकी तारीफ की और कहा कि अरे वाह पापा, आप तो आजकल कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। मेरी बात सुनकर वो बच्चों की तरह शर्मा गया। इसके अलावा वो टिंग ने एक और जरूरी बात बताई कि झेंग काई अब अक्सर आधी रात को बिस्तर से उठने लगा है, जबकि पहले वो घोड़े बेचकर सोता था। अब वो रात में कम से कम 2-3 बार उठता है। वुटिंग ने चुपके से उसका पीछा किया तो पता चला कि वो टॉयलेट इस्तेमाल करने नहीं जाता, बल्कि वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद करके मोबाइल पर किसी को मैसेजेस करता है और फिर वापस आकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा घिनौनी और परेशान करने वाली बात क्या थी? वुटिंग ने भर्राई हुई आवाज में कहा कि वे वॉशरूम में उसे मैसेज भेजकर जब वापस बिस्तर पर आता था तो बड़े प्यार से मुझे गले लगा लेता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वुटिंग को क्या कहकर संभालूं। जब कोई इंसान किसी और के बिस्तर से उठकर आपको गले लगाता है तो वो एहसास किसी जहर जैसा होता है। मेरी आखिरी बिजनेस ट्रिप पर जाने से ठीक पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे अंदर से लगभग तोड़ ही दिया था। उस दिन मैं काम से थोड़ा जल्दी घर आ गया था और किचन में रात का खाना बना रहा था। हो मियाओ लिविंग रूम में बैठी मोबाइल देख रही थी। मैंने किचन से ही आवाज देकर पूछा कि आज रात खाने में क्या खाना पसंद करोगी। वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा थोड़ा जोर से पुकारा, हो मियाओ, फिर भी सन्नाटा रहा। जब मैंने किचन से अपना सिर बाहर निकलकर देखा तो वो मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए दबी दबी हंसी हंस रही थी। बिल्कुल वही हंसी जो मैंने कैमरे की वीडियो में झेंग काई के साथ देखी थी। जब मैंने तीसरी बार कड़े लहजे में उसका नाम लिया तब जाकर उसने चौंक कर सिर उठाया। उसने चिढ़कर पूछा कि क्या है। उसका चेहरा एक पल में बदल गया। जो मुस्कान अभी उसके चेहरे पर लग गई जैसे कोई किताब का पन्ना पलट देता है। मैंने दोबारा पूछा कि आज रात खाने में क्या बनाना है। उसने बिना मन के कहा कि ठीक है, टमाटर और अंडे की सब्जी ही बना लो, और फिर से अपना सिर नीचे करके मोबाइल में डूब गई। मैं हाथ में एक अंडा पकड़े किचन में स्तब्ध खड़ी थी। गुस्से के मारे मेरा हाथ इतना कांप रहा था कि मैंने उस अंडे को जोर से भींच दिया। वो लगभग टूटने ही वाला था, पर मैंने खुद को संभाला और उसे वापस कटोरी में रख दिया। मैंने मन में कहा कि शांत रहो, अभी सही समय नहीं है, धीरे धीरे खेल का पूरा पत्ता साफ हो जाएगा। उसी दौरान अचानक मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आधी रात को उनके पेट में असहनीय दर्द हुआ और रोते हुए उनका फोन आया कि बेटा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा। मैं तुरंत गाड़ी निकालकर अपनी माँ के घर गया और उन्हें लेकर शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। वहां जाकर पर्ची कटवाना, डॉक्टरों से जांच करवाना और उन्हें ड्रिप लगवाना, इन सब में सुबह के 3 बज गए। मेरी माँ अस्पताल के उस ठंडे बिस्तर पर पीली पड़ी हुई लेटी थी और ग्लूकोज की एक एक बूंद लगातार नीचे गिर रही थी। मैं उनके पास रखी एक लोहे की फोल्डेबल कुर्सी पर बैठकर पूरी रात उनकी देखभाल करता रहा। अगली सुबह जब थोड़ा उजाला हुआ तो मैंने हो मियाओ को फोन किया और उसे पूरी स्थिति बताई। उसने रूखे मन से पूछा कि क्या तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। मैंने कहा कि हाँ, डॉक्टर ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है और अभी भी ड्रिप चल रही है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें कम से कम 3 दिन तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। उसने पूछा कि तो क्या इस पूरे हफ्ते तुम रोज अस्पताल में ही रहोगी। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे रहना ही होगा। मैंने आगे कहा कि मैं दिन में ऑफिस का काम संभालूंगा और शाम को आकर माँ के पास रुकूंगा। मेरे ससुर जी की टांगों में भी तकलीफ है। उनका इस उम्र में अस्पताल की सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए घर में अकेला मैं ही हूं जो ये सब कर सकता है। मैं फोन पर थोड़ी देर चुप रहा। मुझे उम्मीद थी कि वो अपनी तरफ से कहेगी कि चलो मैं भी आकर तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ या तुम्हारे लिए खाना और कुछ जरूरी चीजें लेकर अस्पताल आ जाती हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। आखिर में हार मानकर मैंने खुद ही बोल दिया कि क्या तुम इन 2 रातों के लिए अस्पताल आकर मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो। मैं सच में लगातार जागने की वजह से बहुत थक गया हूँ।
हो म्याओ ने फोन पर 2 सेकंड की खामोशी साधी और बड़े ही स्वार्थी लहजे में कहा कि देखो, मुझे कल सुबह भी ऑफिस काम पर जाना है और अगर मैं अस्पताल आऊंगी तो वहां रात भर सो नहीं पाऊंगी। अस्पताल के वो लोहे के फौलादी बेड बहुत असुविधाजनक होते हैं, मेरी पीठ में दर्द हो जाएगा। मैंने हताश होकर कहा कि मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए कह रहा हूं, बस एक ही रात की तो बात है। क्या तुम इस बारे में अपने पापा से बात नहीं कर सकती? वो तुरंत तुनक कर बोली कि पापा की टांगें खराब हैं। तुम तो जानते ही हो। तो मैंने कहा कि तो फिर हमें कुछ दिनों के लिए एक प्राइवेट नर्स रख लेनी चाहिए। इस पर वो बोली कि प्राइवेट नर्स का खर्चा रोज का 300 रुपए से ज्यादा होता है, पर क्या करें, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मैं अपना ऑफिस तो छोड़ नहीं सकती। वो एक पल के लिए रुकी और फिर जहर उगलते हुए बोली कि और वैसे भी तुम और तुम्हारी माँ हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हो, तो चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं उन्हें वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी माँ को बीच में घसीटते देख मुझसे और कुछ बोलते नहीं बना। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत फोन काट दिया। जब मैंने फोन काटा तो गुस्से के मारे मेरे हाथ के पीछे की नसें साफ तन गई थी। मेरी माँ जो बगल के बेड पर लेटी हुई थी, उन्होंने मेरी उदास शक्ल देखकर बेहद कमजोर आवाज में पूछा कि बेटा हो म्याओ कहाँ है, वो नहीं आया क्या? मैंने झूठ बोलते हुए अपना मुंह फेर लिया और कहा कि माँ, ऑफिस के किसी बहुत जरूरी काम में फंसा हुआ है, इसलिए अभी निकल नहीं पाया। मेरी भोली माँ ने मुस्कुराकर कहा कि अरे, तो उसे दोष मत दो बेटा, वो अभी जवान है और करियर में व्यस्त है। तुम उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव किया करो, काम का प्रेशर रहता होगा उस पर। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि कॉरिडोर की उस तेज सफेद फ्लोरोसेंट लाइट की रोशनी में मैंने अस्पताल वार्ड में जाकर अपनी माँ के साथ समय गुजारा। सुबह के करीब 3 बजे मेरी माँ को थोड़ी गहरी नींद आई और उनकी सांसें संतुलित हुई। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और आदतन घर के कैमरों की लाइव फुटेज ऑन की। जैसे ही फोन की स्क्रीन रोशन हुई, मेरे पैर तले की जमीन खिसक गई। हमारे लिविंग रूम की लाइट पूरी तरह जल रही थी। सुबह के ठीक 3 बजे लिविंग रूम की लाइट जलने का कोई तुक नहीं था, क्योंकि हो म्याओ तो आमतौर पर रात 11 बजे से पहले सारे घर की बत्तियां बुझाकर सो जाती थी। जब मैंने कैमरे को जूम करके देखा तो सोफे पर 2 लोग बैठे हुए थे। हो म्याओ और झेंगकाई आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब मैं यहाँ अस्पताल में अपनी बीमार माँ के सिरहाने बैठकर ड्रिप की बूंदें गिर रहा था, मेरी पत्नी मेरे ही घर में मेरे ही सोफे पर किसी दूसरे मर्द के साथ रात गुजार रही थी। चाय की मेज पर 2 कटोरियां रखी हुई थी। मैंने जब स्क्रीन को और जूम किया तो देखा कि उन कटोरियों में सफेद चावल का दलिया था। सुबह घर से निकलने से पहले मैंने अपनी बीमार मकेल माँ के लिए वो दलिया खास तौर पर पकाया था। मैंने उसे राइस कुकर में वॉर मोड पर रखा था ताकि वो गर्म रहे। और घर से निकलते वक्त मैंने हो म्याओ से साफ साफ कहा था कि इसमें से एक कटोरी दलिया निकालकर अलग रख देना ताकि सुबह अस्पताल जाते वक्त मैं इसे मां के लिए हाँ कहा था। और अब वही दलिया लिविंग रूम की टेबल पर 2 कटोरियों में परोसा गया था, जिसे वो दोनों मिलकर मजे से खा रहे थे। मैंने तुरंत अपना मोबाइल बंद कर दिया और अस्पताल के उस सुनसान कॉरिडोर में सिर पकड़कर बहुत देर तक बैठा रहा। सामने वाले किसी वार्ड से किसी मरीज के खांसने की आवाज आ रही थी और एक नर्स दवाइयों की छोटी गाड़ी को ढकेलती हुई मेरे सामने से गुजर गई। मेरे सिर के ऊपर लगी फ्लोरोसेंट लाइट एक अजीब सी आवाज कर रही थी। अस्पताल की उस दुनिया में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सिर्फ मैं ही था जो अंदर से पूरी तरह असामान्य और टूट चुका था। जिस बेरहमी से उसने मेरी भावना और मेरी चीजों का मजाक उड़ाया था, उससे साफ था कि उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं था। अगली सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि माँ की हालत अब काफी बेहतर है और एक दिन और देखकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मेरी माँ ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, तुम रात भर के जागे हुए हो और बहुत थक गए हो, अब तुम घर लौट जाओ। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम जाओ और अपनी पत्नी के पास आराम करो, वो घर पर अकेली होगी। माँ की ये बातें सुनकर मेरे दिल में जो दर्द उठा उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, वो घर पर अकेली होगी, तुम उसके पास जाओ। माँ की बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और मैंने मन में कहा, माँ, वो घर पर अकेली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अस्पताल से लौटने के ठीक तीसरे दिन मुझे फिर से ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना था और ये मेरा आखिरी बिजनेस ट्रिप होने वाला था। घर से निकलने से पहले मैंने अपनी आखिरी तैयारी पूरी कर ली थी। वकील के जरिए सारे कानूनी कागजात तैयार करवा लिए थे, हिडन कैमरे पूरी तरह चार्ज थे और फोन के सारे नोटिफिकेशंस भी सेट कर दिए थे। मैंने जाते जाते एक खास काम किया। लिविंग रूम की मेज पर ताजा स्ट्रॉबेरी का एक बड़ा सा डब्बा रख दिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि झेंगकाई को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, क्योंकि पिछली बार की रिकॉर्डिंग में उसने मेरा पूरा डिब्बा साफ कर दिया था। मैंने सोचा कि चलो आखिरी बार उसे उसकी पसंदीदा चीज खिलाई जाए। जब मैं हो म्याओ को अलविदा कह रहा था तो उसने मुझे धोखा देने के बाद से अब तक का सबसे अच्छा रिएक्शन दिया। उसने बड़े प्यार से मेरी शर्ट का कॉलर ठीक किया, मुझसे कहा कि रास्ते में गाड़ी ध्यान से चलाना, अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। इसके बाद उसने मेरे गाल पर एक ठंडा सा चुंबन लिया। उसके इस दिखावे को देखकर मैंने मन ही मन सोचा कि आज तो कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। जाहिर है मेरे जाते ही उसे और उसके आशिक को पूरी आजादी जो मिलने वाली थी। मैं अपना सूटकेस लेकर बिल्डिंग से जाकर अपनी कार खड़ी कर दी। वहां पहुंचकर मैंने वू टिंग को मैसेज भेजा कि मैं अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका हूं। वू टिंग ने तुरंत जवाब दिए कि मैसेज भेजा कि मैं अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका हूं। वू टिंग ने तुरंत जवाब दिया कि उसने अपने बच्चे को दादी के पास छोड़ दिया है और वो भी पूरी तरह तैयार है।
ठीक उसी वक्त मेरे मोबाइल पर कैमरे का वॉइस नोटिफिकेशन गूंजा कि घर में कोई हलचल हुई है। मैंने तुरंत कैमरे का लाइव व्यू खोला। हमारे घर का दरवाजा बाहर से खुल रहा था। हमेशा की तरह झेंग काई अपने घर के शॉर्ट्स और चप्पल पहनकर बड़े आराम से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग था जिसमें बियर की 2 कैन थी। अंदर आते ही उसने मेहमानों वाली वो बड़ी चप्पलें पहन ली जो अब जैसे सिर्फ उसी के लिए रिजर्व हो चुकी थी। वो सीधे लिविंग रूम में गया और बियर को फ्रिज में रख दिया। तभी उसकी नजर मेज पर रखी ताजा स्ट्रॉबेरी पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर एक स्ट्रॉबेरी उठाई, मुंह में डाली, 2 बार चबाया और बड़े मजे से सिर हिलाया। मैं फोन की स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए उसे देख रहा था और मन में कह रहा था कि हाँ, आराम से खाओ भाई, कोई जल्दी नहीं है। इसके ठीक 7 मिनट बाद यानी 2:15 पर हो मियाओ बेडरूम से बाहर आई। उसने फिर से वही गुलाबी रंग की नाइटी पहन रखी थी। वह झेंग काई के सामने आकर खड़ी हो गई और दोनों आपस में कुछ बातें करने लगे। कैमरों में उनकी आवाज साफ तो नहीं आ रही थी, पर उनके हाव भाव सब बयां कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों एक साथ बेडरूम की तरफ बढ़ने लगे और हो मियाओ ने पीछे मुड़कर लिविंग रूम की लाइट बंद कर दी। जैसे ही स्क्रीन पर अंधेरा छाया, मैंने वुटिंग को मैसेज किया कि अब बाहर निकलो। वुटिंग अपने फ्लैट से नीचे आ गई और मैं भी पार्किंग से गाड़ी निकालकर अपनी बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचने मुझे करीब 15 मिनट का समय लगा। रास्ते की हर एक रेड लाइट आज मुझे सदियों जितनी लंबी लग रही थी। जब मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो वुटिंग पहले से ही गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने एक काले रंग की टी शर्ट पहनी थी और अपने बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। उसके चेहरे पर कमाल का सन्नाटा और कड़कपन था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा शांत और गंभीर मैं खुद को महसूस कर रहा था। हम दोनों बिना एक शब्द बोले चुपचाप लिफ्ट में चढ़ गए। लिफ्ट की वो दूरी जैसे हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। जहां मेरा घर था, मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली। मेरा हाथ इतना स्थिर था कि खुद मुझे भी अपनी इस हिम्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने ताले में चाबी डाली, उसे धीरे से घुमाया और दरवाजा खुल गया। एंट्री हॉल की लाइट जल रही थी, लेकिन लिविंग रूम में अंधेरा था। जब मैंने जूते की अलमारी की तरफ देखा तो वहां झेंग काई के जूते बड़े हक से रखे हुए थे, जैसे वो मुझसे कह रहे हो कि हाँ, मैं अंदर हूं, जो कर सकते हो कर लो। मैंने और वुटिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और दबे पांव अंदर चले गए। लिविंग रूम पूरी तरह खाली था। टेबल पर रखी स्ट्रॉबेरी में से कुछ पीस कम थे और बियर की 2 खाली बोतलें वहां पड़ी थीं। बेडरूम का दरवाजा बंद था और अंदर से उन दोनों की हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। मैं उस बंद दरवाजे के पास गया, एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर पैर मारकर उसे एक झटके में खोल दिया। दरवाजा खुलते ही हो मियाओ जोर से चीख पड़ी। अचानक हुए इस हमले से वो इस कदर डर गई थी कि उसकी चीख बेकाबू हो चुकी थी। झेंग काई की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी। वो डर के मारे बिस्तर से ऐसे उछला कि लगभग नीचे गिरते गिरते बचा। अब उस कमरे में 4 लोग मौजूद थे। 2 बिस्तर पर डरे सहमे बैठे थे और 2 दरवाजे पर काल बनकर खड़े थे। सब आंखें फाड़े एक दूसरे को देख रहे थे। वहां का समय जैसे 3 सेकंड के लिए पूरी तरह थम गया था। उन 3 सेकंड में किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हो मियाओ का मुंह खुला का खुला रह गया था और आंखें फटने को हो रही थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, डर के मारे उसके चेहरे का पूरा खून ही सूख गया। लेकिन झेंग काई की हालत तो हो मियाओ से भी बदतर थी, क्योंकि उसने न सिर्फ मुझे देखा था बल्कि मेरी पीठ के पीछे खड़ी अपनी खुद की पत्नी वुटिंग को भी देख लिया था। उस खौफ के मारे झेंग काई का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर सफेद पड़ा और फिर डर से नीला हो गया। महज 3 सेकंड के अंदर उसने अपने चेहरे के 3 रंग बदल डाले थे। वे हकलाते हुए बोला, तुम यहाँ। समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात मुझसे कह रहा था या वो टिंग से। वैसे भी वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो टिंग ने उसकी तरफ देखना भी गंवारा नहीं किया। वो टिंग मेरी पीठ के पीछे से निकलकर सीधे आ गई और बिस्तर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अब नीचे बैठी हो मियाओ को बेहद हिकारत से देखा। उसने करीब 5 सेकंड तक उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। हो मियाओ डर के मारे चादर को अपने ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी और कंपा रही थी। तभी वो टिंग की आवाज गूंजी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसका हर एक शब्द पत्थर की लकीर की तरह साफ सुनाई दे रहा था। उसने हो मियाओ से पूछा कि जो नाइटी तुमने इस वक्त पहन रखी है, क्या वो इसी ने तुम्हें पे में दी है? तुम अपने पति की गाड़ी कमाई के पैसों से ऐश करती हो और इस परजीवी के दिए हुए कपड़े पहनकर उसे रिझा रही हो। मियाओ के होंठ डर के मारे थरथरा रहे थे, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वुटिंग ने ठंडे लहजे में अपना सिर हिलाया और कहा, चलो। वुटिंग का यह कहना कि ठीक है हो मियाओ के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारने से ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि उस आवाज में न तो कोई गुस्सा था, न कोई चीख पुकार और न ही कोई पागलपन था। वो आवाज इतनी ठंडी ठंडी थी जैसे कोई इंसान बस अपनी डायरी में कोई चीज टिक कर रहा हो कि चलो यह बात भी कंफर्म हो गई, अब इसका हिसाब बाद में करेंगे। झेंग काई को आखिरकार समझ आया कि मामला पूरी तरह हाथ से निकल चुका है, इसलिए वो घबराकर बिस्तर के सिरहाने अपने कपड़े टटोलने लगा। मैं बिस्तर के पास गया और देखा कि उसकी शर्ट मेरी स्टडी चेयर पर टंगी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, इसे पहनो। जब उसने शर्ट पकड़ी तो उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी या हो मियाओ की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तभी हो मियाओ की घिग्गी बंदी और उसने अपनी आवाज ढूंढते हुए कहा, फांग युआन, मेरी बात सुनो, प्लीज घबराओ मत, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मैं कमरे से एक कुर्सी खींच कर लाया और बड़े आराम से उस पर बैठ गया। मैंने अपने शर्ट के बटन ठीक करते हुए बेहद शांत आवाज में कहा, शांत हो जाओ।
कोई जल्दबाजी नहीं है, आज हमारे पास पूरा वक्त है। मेरी आवाज इतनी अजनबी और ठंडी लग रही थी कि खुद मुझे भी पल भर के लिए लगा कि जैसे मैं अपनी नहीं बल्कि किसी और की कहानी बयां कर रहा हूं, जिसका मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। हो म्याओ चादर को कसकर पकड़े हुई थी और हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने रोते हुए कहा कि तुम लोग बाहर निकलो, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहने दो, ये मेरा घर है, तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर कैसे निकाल सकते हो। वू टिंग ने उसकी इस बात पर एक बेहद कड़वी और ठंडी हंसी हंसी। वो हंसी कमरे में मौजूद किसी भी चीख पुकार से ज्यादा तीखी और दर्दनाक थी। इसके 5 मिनट बाद हम चारों लिविंग रूम में बैठे थे। होमियाओ ने एक सादी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन लिया था और वे सोफे के कोने में दुबक कर बैठी थी। झेंग काई सोफे के दूसरे छोर पर बैठा था। उन दोनों के बीच दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं दूरी थी। मैं और कोई भी एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा था। पूरे कमरे में इतना भयानक सन्नाटा था कि फ्रिज के कंप्रेसर की गूंज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस शांति को तोड़ते हुए सबसे पहले मैंने बात सुनाई दे रही थी। मैंने पूछा, कब से शुरू हुआ था यह सब? वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा और कड़ा किया और दोबारा पूछा। मैंने कहा, कब से शुरू हुआ था यह सब? झेंग काई ने अपना सिर नीचे झुका लिया और मौन साध लिया। हो म्याओ ने भी अपने होंठ कसकर भींच लिए पर कुछ नहीं बोली। तब मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और हमारे हिडन कैमरे की पूरी हिस्ट्री रिकॉर्डिंग उनके सामने खोल दी। मैंने जानबूझकर सबसे पहली क्लिप प्ले की, जिसमें झेंग काई पहली बार मेरे घर के दरवाजे पर चोरी छिपे चाबी लगाते हुए दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर खुद को देखकर झेंग काई ने एक पल के लिए आंखें उठाईं और फिर शर्म और डर के मारे दोबारा सिर झुका लिया। जब हो म्याओ ने वो फुटेज देखी तो उसके चेहरे का बचा खुचा रंग भी उड़ गया और वह पीली पड़ गई। उसने कांपती आवाज में मुझसे पूछा कि क्या तुमने घर में कैमरे लगा रखे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। तुम दोनों मेरे इस घर में क्या कर रहे थे? क्या क्या बकवास बातें बोल रहे थे? वो सब कुछ इस फोन के अंदर महफूज है। मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर तुम दोनों की इच्छा हो तो मैं एक एक करके सारी वीडियोज यहां प्ले कर सकता हूं। इस पर हो म्याओ ने बर्दाश्त न कर पाने की स्थिति में चिल्लाकर कहा, बस करो, बहुत हो गया, तुमने वो वीडियो बंद तो कर दी ना। मैंने ठंडे लहजे में कहा कि नहीं, ये वीडियो तो चलती रहेगी। फिर मैंने उस क्लिप पर वीडियो को पॉज किया जहां झेंग काई मेरे ऑफिस वाले थर्मस कप में चाय बना रहा था। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्यों भाई झेंग काई, मेरे कप में चाय बनाने में बड़ा मजा आ रहा था ना? वह डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाया। फिर मैंने वीडियो को आगे प्ले कर दिया जिसमें झेंग काई हमारी बालकनी में खड़े होकर बड़े आराम से सिगरेट फूंक रहा था। वह सिगरेट गर्म राख को उसी हरे पौधे के ऊपर गिर रहा था जो मैं अपने गांव से लाकर मुझे दिया था। मैंने कड़क आवाज में कहा कि तुमने उस पौधे पर सिगरेट की राख गिराई और उसकी बट को मेरे फूलदान में फेंक दिया। तुम्हें पता है वो पौधा मेरी माँ का था। झेंग काई के गले में थोड़ी हलचल हुई। वो थूक निकलने की कोशिश कर रहा था पर फिर भी उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तभी वो टिंग अचानक अपनी जगह से उठी। वो तेजी से झेंग काई के सामने पहुंची और उसने पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की वो गूंज पूरे लिविंग रूम में साफ सुनाई दी थी। झेंग काई का चेहरा उस थप्पड़ के झटके से एक तरफ टेढ़ा हो गया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पलटकर अपनी पत्नी को देख सके या अपना गाल भी छू सके। उसने बस अपना सिर झुकाए रखा। वुटिंग ने अपना हाथ झटकते हुए बेहद नफरत से कहा, यह थप्पड़ मैंने तुम्हें अपने उस 1.5 साल के मासूम बेटे की तरफ से मारा है, जो तुम्हें बड़े चाव से पापा कहकर बुलाता है। झेंग काई की आंखें अचानक लाल हो गईं। पता नहीं वो थप्पड़ के दर्द की वजह से था या अपनी करतूत के पकड़े जाने के डर से। मुझे उसे देखकर जरा सी भी दया महसूस नहीं हो रही थी। इसके बाद जो तमाशा हुआ वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ड्रामेटिक था, क्योंकि जैसे ही मामला फंसा उन दोनों ने अपनी खाल बचाने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालना और एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। सबसे पहले झेंग काई ने चिल्लाना शुरू किया। उसे समझ आ गया था कि बात अब कोर्ट कचहरी और पुलिस तक पहुंच चुकी है, इसलिए उसने सारा ठीकरा हो म्याओ के सिर पर फोड़ना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि फांग भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ इसी औरत की पहल थी। जब भी आप बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाते थे यह खुद मुझे मैसेज करके बुलाती थी कि नीचे आ जाओ, घर खाली है। यह सुनते ही हो म्याओ अपनी जगह से उछल पड़ी और चिल्लाई, झेंग काई तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अपनी जबान संभालो। खुद अपने फोन में देखो कि सबसे पहले मैसेज कौन भेजता था, कौन कहता था कि मैं अपनी दुकान बंद करके जल्दी नीचे आ रहा हूं, मेरे पास तुम्हारी सारी चैट्स का रिकॉर्ड है। हो म्याओ का चेहरा गुस्से और लज्जा के मारे लाल भक हो गया था, क्योंकि उसकी सारी हकीकत अब सबके सामने आ चुकी थी। झेंग काई ने पलटकर कहा कि तुम्हारे पास अब बोलने का कोई हक नहीं है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारे और फांग भाई के रिश्ते ठीक नहीं हैं और तुम बहुत जल्द इससे तलाक लेने वाली हो? वू टिंग ने जैसे ही तलाक की बात सुनी उसने अपनी ठंडी नजरें घुमाकर झेंग काई को देखा। झेंग काई तुरंत अपनी बात से मुकर गया और घबराकर बोला कि नहीं वू टिंग, मैंने कभी तलाक की बात नहीं की। यह औरत मुझ पर अनाप शनाप और झूठे इल्जाम लगा रही है। हो म्याओ ने सोफे पर पटकते हुए कहा कि तुम 2 दिन पहले ही तो बेडरूम में कह रहे थे कि जैसे ही कोई सही मौका मिलेगा मैं वो टिंग से सब साफ साफ कह दूंगा और उसे छोड़ दूंगा। झेंग काई ने हकलाते हुए कहा कि वो तो मैंने बस ऐसे ही मजाक में कह दिया था, मैं तो मजाक कर रहा था। इस पर हो म्याओ ने चिल्लाकर कहा कि तुम कैसा घटिया मजाक कर रहे थे, अगर तुम्हें मजाक ही करना था तो मेरे साथ क्यों किया? तुम दोनों जरा सोचो।
क्या यह सही है कि दो लोग चोरी छिपे एक दूसरे से प्यार का ढोंग करें और जब पकड़े जाएं तो सारा इल्जाम एक दूसरे के सिर मढ़ दें? मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा यह पूरा ड्रामा देख रहा था और सच कहूं तो मुझे अंदर ही अंदर इस तमाशे में मजा आ रहा था। वो टिंग ने दोनों को आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने दिया। इसी लड़ाई के बीच होमियाओ ने गुस्से में आकर झेंकाई का एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि झेंकाई, तुम सिर्फ मेरे सामने ही बड़े दयालु बनने का नाटक करते हो ना? तुमने जो हमारे घर की चाबियों के साथ छेड़छाड़ की है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती? जब होमियाओ ने चाबियों का जिक्र किया तो मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे याद आया कि वीडियो में मैंने झेंकाई को खुद चाबी निकालकर दरवाजा खोलते देखा था, पर तब मुझे लगा था कि शायद होमियाओ ने ही उसे हमारे घर की कोई स्पेयर चाबी दे रखी होगी, लेकिन यहां तो कहानी कुछ और ही थी। झेंकाई का चेहरा एकदम से फक पड़ गया और उसने घबरा कर कहा, कौन सी चाबी? तुम क्या बकवास कर रही हो? लोगों के सामने क्या दिखावा करने की कोशिश कर रही हो? होमियाओ ने चीख कर कहा कि तुम जो इस घर की नकली चाबी बनवा कर लाए थे, उसे तुमने अपनी कार की अगली सीट में छुपा कर रखा था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वुटिंग ने जैसे ही यह सुना, वो बिना एक शब्द बोले सीधे लिविंग रूम से उठी और फ्लैट से बाहर निकल गई। झेंकाई बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाया, वुटिंग तुम क्या करने वाली हो? होमियाओ ने पीछे से ताना मारा कि जाओ जरा अपनी कार का वो डिब्बा जाकर चेक करो, अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वुटिंग ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीढ़ियों की तरफ चली गई। झेंकाई डर के मारे उसे पकड़ने के लिए सोफे से उठा, पर मैं तुरंत अपनी जगह खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। मेरी कड़कती हुई आंखों को देखकर वो सहम गया और वापस सोफे पर बैठ गया। इसके बाद लिविंग रूम में करीब 5 मिनट तक कि कोई अपनी सांस लेने की आवाज तक नहीं निकाल रहा था। होमियाओ सोफे पर सिकुड़ी बैठी अपने नाखून चबा रही, नहीं निकल रहा है, और झेंकाई अपना सिर नीचे किए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए बैठा था। मैं आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था, अपना एक पैर दूसरे घुटने पर रखे हुए, और मेरी दिल की धड़कन बिल्कुल स्थिर थी। ठीक 5 मिनट बाद टिंग वापस कमरे में आई। उसके हाथ में एक सिल्वर रंग की चाबी थी जिस पर एक छोटा सा कीचेन लगा हुआ था जो एक प्यारे से मकान की शक्ल का था। मैं उस कीचेन को देखते ही पहचान गया, क्योंकि हमारी शादी के रजिस्ट्रेशन वाले दिन कोर्ट के बाहर एक दुकान से हमने एक जैसे 2 कीचेन खरीदे थे, एक उसके लिए और एक मेरे लिए। होमियाओ का वो कीचेन उसके रोज के चाबी के गुच्छे पर लगा रहता था और मेरा वाला कीचेन हमारे घर की स्पेयर चाबी पर था, जिसे हम आपातकाल के लिए घर के बाहर छुपा कर रखते थे। मैं हमेशा सोचता था कि वो चाबी अपनी जगह पर सुरक्षित है, पर आज वो नकली चाबी वो टिंग के हाथ में थी जिसे झेंकाई ने चुराकर कॉपी करवाया था। वो टिंग ने उस चाबी को झेंकाई के चेहरे के सामने लहराते हुए पूछा कि क्या तुम देखना चाहते हो कि इस नकली चाबी से ये दरवाजा खुलता है या नहीं? झेंकाई के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वुटिंग ने उस चाबी को लिविंग रूम की टी टेबल पर पूरी ताकत से पटका, जिससे एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। उसने चिल्लाकर कहा कि इस नीच इंसान ने हमारे पड़ोसी के घर की चाबी भी एक्स्ट्रा बनवा रखी थी ताकि यह हर दिन चप्पल पहनकर नीचे आ सके। तुम सच में खुद को इस घर का मालिक समझने लगे थे क्या? झेंकाई का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। मैं अपनी कुर्सी से मुड़ा और मैंने होमियाओ की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि चलो अब तो कम से कम सच बोल दो। होमियाओ ने अपना सिर झुका रखा था और वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। तब मैंने अपना फोन दोबारा खोला और उनकी चैट हिस्ट्री के कुछ स्क्रीनशॉट निकाले। मैंने कहा कि क्या मुझे तुम्हें तुम्हारी बातें याद दिलानी पड़ेंगी? मैंने उसकी सारी घटिया बातें नहीं पढ़ी, सिर्फ 3 मुख्य चीजें उठाई। पहली बात, जो उसने मेरे इस घर को टूटा फूटा घर कहा था। दूसरी बात, जो उसने मेरे बनाए खाने के बदले मुझे सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स देने का मजाक उड़ाया था। और तीसरी बात, जो उसने झेंकाई के साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी की उम्मीदें सजाई थी। इन सब के बाद भी वो खुद को दूध की धुली साबित करने की कोशिश कर रही थी। जब मैं एक एक लाइन पढ़ रहा था तो मैं हर लाइन के बाद थोड़ी देर रुकता और होमियाओ का चेहरा देखता। पहली लाइन सुनते ही उसने अपने होंठ कसकर दबा लिए। दूसरी लाइन पर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया कि मैंने तीसरी लाइन पढ़ी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मुझे नहीं पता कि वो अपनी शर्म की वजह से रो रही थी या पकड़े जाने के खौफ से, पर अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके ये आंसू अब मेरे दिल पर कोई असर नहीं छोड़ पा रहे थे। मुझे लगा था कि इस मोड़ पर आकर वो कम से कम अपनी गलती मान लेगी, या दुनिया के सामने न सही पर बंद कमरे में मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेगी। पर मैं बिल्कुल गलत था। उसने अपने आंसू पोंछे और सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में जो भाव था वो घबराहट, गुस्से और आहत होने का एक अजीब सा मिश्रण था। बिल्कुल उस छात्र की तरह जो परीक्षा में चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। पर वो अपनी गलती मानने के बजाय टीचर पर ही चिल्लाने लगे कि तुमने मेरा बैग क्यों चेक किया। वो मुझ पर चिल्लाई, फांग युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में कैमरे लगाकर मेरी प्राइवेसी तोड़ने की? तुमने चोरी छिपे मेरा फोन और मेरी चैट्स क्यों देखी? क्या तुम्हें पता है कि यह कानूनन प्राइवेसी का कितना बड़ा उल्लंघन है? उसकी यह बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। सच में मुझे हंसी आ गई। वो कोई कड़वाहट भरी हंसी नहीं थी, बल्कि उसकी इस बेतुकी और मूर्खतापूर्ण दलील पर आई एक साफ हंसी थी। मैंने कहा कि तुम मेरे ही घर में मेरे ही बिस्तर पर आकर दूसरे मर्द के साथ मुंह काला करती हो और अब पकड़े जाने पर मुझसे प्राइवेसी की दुहाई दे रही हो। वह सोफे से खड़ी हो गई और उसकी आवाज और तेज होने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, तो क्या तुमने कभी बैठकर यह सोचा है कि मैं आज ऐसी क्यों बन गई हूं?
क्या तुमने कभी मेरी परवाह की है? क्या कभी मेरे एहसासों और मेरी इच्छाओं की कद्र की है? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब मैं इस सूने घर में रोज अकेली तड़पती थी तब तुम कहां थे? तुम बाहर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल फांक रहे थे। मैंने तुम्हें कितनी बार रोकर कहा था कि मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है, पर क्या तुमने कभी मेरी एक भी बात सुनी? तुमने खुद मुझे अपने से दूर धकेला है। फांग युआन, तुम कभी मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, कभी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तुम्हारे पास इस बेजान और टूटे फूटे घर की मरम्मत करने के अलावा जिंदगी में और कोई काम है क्या? अगर तुम मुझे वो सारी खुशियां और वक्त देते जो एक पत्नी को चाहिए, तो भला मैं किसी दूसरे मर्द के पास क्यों जाती? मैं वहीं बैठा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। और सोच के सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनो, यह औरत क्या कह रही है। यह रंगे हाथों बेडरूम में पकड़ी गई है। इसकी पूरी बेवफाई दुनिया के सामने आ चुकी है और इसका रिएक्शन देखिए। यह कह रही है कि मेरी ही गलती है कि मैं इसके साथ नहीं रहता, मैं इसकी परवाह नहीं करता और इसकी उम्मीदें पूरी नहीं करता, जैसे वफादारी का सारा ठेका मेरा था और इसकी बेवफाई की पूरी जिम्मेदारी भी मेरे ही सिर पर है। तुम ही बताओ दोस्तों, इस घटिया सोच को कोई क्या नाम देगा? पर ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे चिल्लाना चाहिए, पर उस वक्त मैं अंदर से बहुत शांत और स्थिर महसूस कर रहा था। आम दिनों से भी कहीं ज्यादा शांत। मैंने आंखों में देखते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो मियाओ, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मेरी तरफ से सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी यह बात सुनकर वो पल भर के लिए हक्की बक्की रह गई। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से उसकी इस मूर्खतापूर्ण बात को स्वीकार कर लूंगा। उसने हैरान होकर पूछा, क्या? मैंने सोफे के पास जाकर सीधे उसकी आंखों में अपनी नजरें गड़ा दी और कहा, हाँ, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैंने आज तक तुम्हारी हर बकवास को बर्दाश्त किया। मेरी इस बात को सुनते ही उसका चेहरा पूरी तरह से जम गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पर वो कुछ कह नहीं पाई। मैंने आगे कहा, पर चिंता मत करो, आज और इसी वक्त से मैं अपनी इस सबसे बड़ी समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने जा रहा हूं। मैं अपनी जगह से उठा, मुख्य दरवाजे के पास गया, जूते की अलमारी के सबसे निचले रैक से झेंग काई के वो 46 नंबर के कीचड़ लगे जूते उठाए बालकनी की तरफ गया। खिड़की को पूरी ताकत से खोला और उन जूतों को बाहर हवा में उछाल दिया, पूरे 15वीं मंजिल से सीधे नीचे। वो जूते हवा में लहराते हुए नीचे सोसाइटी के गार्डन एरिया में जा गिरे। मैंने पीछे मुड़कर झेंग काई से कहा कि लो भाई झेंग काई, मैंने तुम्हारे जूते नीचे पहुंचा दिए हैं, अब तुम भी नंगे पैर यहां से दफा हो सकते हो। झेंग काई ने एक बार डरते हुए टिंग की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और फिर वो बिना कुछ बोले नंगे पैर अपनी पूंछ दबाए हुए एक आवारा कुत्ते की तरह रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद मेरे घर से बाहर निकल गया। उसे उस 15वीं मंजिल की सीढ़ियों से नंगे पैर नीचे उतरते देखना कोई बहुत बड़ा दृश्य नहीं था, पर सच कहूं दोस्तों, उसे उस हालत में देखकर मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिल रहा था। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कहानी यहीं पर खत्म हो गई, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह तो बस उस बर्बादी की शुरुआत थी जो मैंने उन दोनों के लिए तय की थी। उसी रात मैंने तुरंत एक लॉकस्मिथ यानी ताला बनाने वाले को फोन किया। वो आधे घंटे के अंदर मेरे घर पहुंच गया और 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने मेरे मुख्य दरवाजे का पूरा लॉक सिस्टम ही बदल दिया। अब उस नए ताले की इकलौती चाबी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास थी। जब वो टिंग वहां से जाने लगी तो मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। हो म्याओ ने भी रोते बिलखते हुए अलमारी से अपने कुछ कपड़े एक बैग में पैक किए और बिना मेरी तरफ देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब वो मुख्य दरवाजे के मुहाने पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर मुझसे बेहद नफरत से कहा, फंग युआन, याद रखना, तुम्हें अपने इस बर्ताव पर एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। अक्सर हर वो इंसान जिसे उसकी गलतियों की वजह से छोड़ दिया जाता है, वो यही सोचता है कि सामने वाले को उसकी कद्र नहीं थी और वो पछताएगा। मैंने बिना उसकी बात का जवाब दिए वो नया लगा हुआ दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और ताला लगा दिया। उस नए ताले के घूमने की वो खटाक की आवाज मेरे कानों को किसी मधुर संगीत जैसी लग रही थी। दूसरी तरफ वो टिंग ने भी देर नहीं की। उसने उसी शाम झेंग काई के घर से अपना सारा सामान समेटा, अपने 1.5 साल के बच्चे को लिया और हमेशा के लिए अपनी मां के घर चली गई। झेंग काई मिन्नतें करता हुआ उसके पीछे पीछे भागा, पर वो टिंग ने उसे लिफ्ट के पास ही रोक दिया और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि मेरे पीछे आने की हिमाकत मत करना। अगर तुमने मेरे मायके के आसपास भी कदम रखा तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। झेंग काई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस के लफड़े में पड़े। उसे अपनी इज्जत की उतनी परवाह नहीं थी जितना कानून के डंडे का खौफ था, इसलिए वो वहीं ठिठक कर रह गया। अगले ही दिन सुबह हमारी पूरी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक जबरदस्त भूचाल आ गया। उस ग्रुप में सोसाइटी के 300 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। किसी अनजान नंबर हिडन सीसीटीवी कैमरे की एक बिल्कुल साफ तस्वीर पोस्ट की गई थी। उस तस्वीर में झेंग काई अपने घर की स्लीपर्स पहने, हाथ में बियर की कैन पकड़े, फ्लैट नंबर 1502 के अंदर जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। और उस तस्वीर पर डेट के साथ टाइम स्टैंप लगा हुआ था, दोपहर के ठीक 2:32। उस तस्वीर के नीचे एक कैप्शन लिखा था कि हमारे 16वीं मंजिल वाले पड़ोसी झेंग काई जी दोपहर के इस वक्त चप्पल पहनकर फ्लैट नंबर 1502 में आखिर किससे मिलने जाते हैं, क्योंकि 1502 के मकान मालिक फांग युआन भाई तो इस वक्त अमूमन अपने बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर रहते हैं। बस इस एक मैसेज का ग्रुप में आना था कि कमेंट सेक्शन में जैसे तहलका मच गया।
लोग तरह तरह के कमेंट्स करने लगे कि अरे ये तो वही 16वीं मंजिल वाला कार डेकोरेशन की दुकान वाला झेंग का ही है ना। और ये 15वीं मंजिल पर जो फांग भाई रहते हैं वो तो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। यार, दोपहर के इस वक्त तो फांग भाई की पत्नी घर पर अकेली होती है, तो ये झेंग काई चप्पल पहनकर सीधे उनके घर के अंदर कैसे घुस रहा है, ये तो बहुत पुरानी और पक्की जान पहचान लगती है। एक पड़ोसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि असल में ऊपर और नीचे के फ्लैट्स की ये दूरी बड़ी सुविधाजनक होती है, आने जाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। शुरू शुरू में तो हमें लगा था कि झेंकाई भाई सिर्फ फांग भाई के घर के पानी के पाइप की मरम्मत करने नीचे जाते हैं, पर अब समझ आया कि मरम्मत पाइप की नहीं बल्कि कुछ और ही चल रही थी। देखते ही देखते कम से कम 4-5 पड़ोसियों ने अलग अलग तरीकों से इस गॉसिप को पूरी सोसाइटी में आग की तरह फैला दिया, और जाहिर है कि यह बात उड़ते उड़ते हो म्याओ के कानों तक भी पहुंच गई। वह बदहवास हालत में भागती हुई वापस अपार्टमेंट आई और मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी होकर लगातार 5 मिनट तक बेल बजाती रही। मैंने दरवाजे पर लगे लेंस से बाहर देखा। उसका पूरा हुलिया बिगड़ा हुआ था। रोने की वजह से आंखों का काजल और लिपस्टिक उसकी ठोड़ी तक फैल चुकी थी और बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। वो उस वीडियो वाली नाइटी वाली चुलबुली होमियाओं से बिल्कुल अलग, एक लाचार और बर्बाद औरत जैसी लग रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। जब बेल से काम नहीं बना तो उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाई, फांग युआन, प्लीज खुदा के लिए दरवाजा खोलो। तुमने सोसाइटी के उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो घटिया तस्वीर क्यों पोस्ट की? क्या तुम्हें अंदाज भी है कि सब लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? और मेरा बाहर निकलना दूभर हो गया है। हो म्याओ ने करीब 10 मिनट तक दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो वह हारकर वहीं सीढ़ियों पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। सीढ़ियों की ऑटोमेटिक लाइट एक बार बंद हुई, फिर उसके हिलने से जली और फिर बंद हो गई। आखिरकार वो थक हार कर वहां से हमेशा के लिए चली गई। दूसरी तरफ झेंकाई के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। वो टिंग जब अपनी माँ के घर पहुंची तो उसने सबसे पहले अपनी आप बीती अपने दोनों सगे भाइयों को बताई। वो टिंग का एक भाई पेशे से भारी ट्रक चलाता था और दूसरा भाई मकानों के रेनोवेशन का भारी काम करता था, और वो दोनों ही कोई शरीफ या सीधे इंसान नहीं थे, बल्कि इलाके के रफ एंड टफ लोग थे। अगले दिन दोपहर को वो दोनों भाई अपनी बड़ी वैन लेकर सीधे झेंग काई की कार ब्यूटी पार्लर यानी उसकी दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर किसी पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन कहानी जारी रखने के लिए अगला भाग देखें। वो टिंग के भाइयों ने दुकान पर जाकर जो किया वो किसी मारपीट से कहीं ज्यादा असरदार और दर्दनाक था। वो दोनों भाई बड़े आराम से झेंग काई की दुकान के ठीक बाहर खड़े हो जाते। जब भी कोई नया ग्राहक अपनी कार लेकर दुकान की तरफ आता तो वो दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते और बड़े अदब से नमस्ते बोलते। फिर ग्राहक से कहते कि भाई साहब, क्या आपको इस दुकान के मालिक की एक बड़ी खासियत पता है? इस दुकान का मालिक रात को अपने घर के बजाय नीचे वाली मंजिल पर अपने पड़ोसी की पत्नी के बिस्तर पर सोता हुआ पाया जाता है। उनकी यह बात सुनकर वो ग्राहक पूरी तरह उलझन और शर्मिंदगी में पड़ जाता। वो दोनों भाई ग्राहक से आगे कहते कि खैर, अगर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप शौक से अपनी गाड़ी यहां साफ करवाइए। हमारा काम तो बस आपको सच्चाई बताना था। वो ग्राहक घबराकर एक बार उन दोनों भाइयों को देखता, फिर दुकान की तरफ थूककर अपनी गाड़ी घुमाता और वहां से रफू चक्कर हो जाता। कुछ देर बाद जब कोई दूसरा ग्राहक आता तो वो उसके पास जाकर कहते कि सर, आपको भाई जी के बारे में एक जरूरी बात बतानी है, और इतना सुनते ही वो ग्राहक भी गाड़ी भगा लेता। इसके बाद तो तीसरे, चौथे और बाकी के ग्राहकों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जैसे ही कोई गाड़ी दुकान के बाहर आकर रुकती और अंदर बैठे लोग बाहर खड़े उन दो लंबे चौड़े और भारी भरकम भाइयों को देखते, वो बिना कुछ पूछे अपनी गाड़ी मोड़कर वापस चले जाते। देखते ही देखते पूरी दोपहर में 10 से ज्यादा गाड़ियां बिना काम करवाए वापस लौट गई। झेंग कई दुकान के अंदर बैठा बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था और उसका खून उबल रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर कदम निकाला और उन दोनों भाइयों से मुकाबला करते हुए चिल्लाया कि तुम लोग मेरी दुकान के बाहर खड़े होकर क्यों तमाशा कर रहे हो? मेरी दुकानदारी खराब कर रहे हो। अगर सीधे से यहां से नहीं गए तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। झेंग काई की इस गिदड़ भभकी पर वो टिंग के छोटे भाई ने जोर से ठहाका लगाया और कहा कि हाँ हाँ जरूर बुलाओ, और जब पुलिस को बुलाओगे तो उन्हें यह भी अच्छे से समझा देना कि तुम्हारे पास अपने पड़ोसी के घर की नकली चाबी कहां से आई और तुम दोपहर में वहां क्या कर रहे थे। ये सुनते ही झेंग काई के मुंह पर जैसे ताला लग गया। तभी दूसरे बड़े भाई ने कड़क आवाज में उसका कॉलर छूते हुए कहा कि क्यों झेंग काई बाबू, कल से तुम्हारी इस दुकान का काम बंद रहेगा या खुला रहेगा? याद रखना, हम कल दोपहर को फिर से यहां तुम्हारी सेवा में हाजिर होंगे। झेंग काई का चेहरा गुस्से और डर के मारे तमतमाने लगा, लेकिन उसमें हाथ उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो अच्छी तरह जानता था कि एक के मुकाबले दो वो बुरी तरह पिट जाएगा। अगर उसने लड़ाई की तो जानबूझकर मार खानी पड़ेगी, और अगर नहीं लड़ा तो मजबूरी में अपनी आंखों के सामने ग्राहकों को दुकान से वापस लौटते हुए देखना पड़ेगा। उस दिन अपनी बर्बादी देखकर उसने रात को वो टिंग को एक एक करके 17 बार फोन मिलाया, पर वो टिंग ने एक भी बार उसका कॉल रिसीव नहीं किया। जब उसने 18वीं बार कॉल किया तब जाकर वो टिंग ने फोन उठाया और बेहद ठंडी आवाज में सिर्फ एक बात कही कि मेरे वकील कल सुबह तुम्हारी दुकान पर पहुंच रहे हैं, और इतना कहकर उसने फोन हमेशा के लिए काट दिया। दूसरी तरफ मेरे घर पर हो म्याओ के ड्रामे की स्थिति और भी जोरों पर थी। इस बार उसकी मां हमारे घर आई थी, लेकिन वो अपनी बेटी की करतूत पर कोई माफी मांगने नहीं आई थी, बल्कि मुझे ही उल्टा समझाने और दबाने आई थी।
हो मियाओ की माँ दोपहर के समय हमारे अपार्टमेंट पहुंची। उसके बाल छोटे छोटे और घुंघराले थे और उसकी आवाज बहुत तीखी और तेज थी। वो मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से खटखटा रही थी और मैं अंदर से दरवाजा बंद किए बैठा था। वो दरवाजे के पीछे से चिल्लाई कि छोटे फांग, जरा दरवाजा खोलो बेटा, आंटी तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हैं। मैंने गहरी सांस ली, दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। अंदर आते ही उसने हमेशा की तरह अपनी शातिर नजरों से चारों तरफ निहारना शुरू कर दिया। ये घर वो पहले भी कई बार आ चुकी थी। हर बार जब वो आती थी तो घर को देखकर बड़ी तारीफें करती थी कि वाह दामाद जी, यहाँ की सजावट बड़ी आलीशान। लेकिन आज उसके मुंह से कोई तारीफ नहीं निकली। वो सोफे पर बड़े अकड़ कर बैठी, मानो कोई बहुत बड़ी उम्र की समझदार औरत मुझे जिंदगी की सलाह देने आई हो। वो बोली कि छोटे फांग, मियाओ मियाओ ने रोते हुए मुझसे सब कुछ बता दिया है। वो मानती है कि इस बात में उसकी थोड़ी सी गलती है, लेकिन देखो शुरू शुरू में तो सब ठीक रहता है, पर मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच आगे चलकर कुछ न कुछ गलतफहमी जरूर होगी। चलो, जो हुआ, आखिर जवान लोग हैं। इस उम्र में बहक जाना और गलती होना तो बहुत आम बात है। तुम तो समझदार और बड़े आदमी हो, तुम्हें थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आखिर पति पत्नी के बीच तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े और मनमुटाव होते ही रहते हैं। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मेरी इस चुप्पी को देखकर उसने अपनी बात को और आगे बढ़ाया कि देखो, तुम दोनों की शादी को अब 2 साल से भी अधिक का समय हो गया है। तुम्हारी गृहस्थी की सारी नींव यहीं पर है, तो भला इस एक छोटी मोटी बात पर तुम बात को तलाक की नौबत तक क्यों लेकर जाओगे? उसकी इस बेशर्मी को देखकर मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने बड़े शांत लहजे में उससे पूछा कि आंटी या बाप की बेटी ने मेरे घर में मेरे ही बिस्तर पर पड़ोसी के साथ गंदा संबंध बनाया। इस घिनौनी करतूत को आप एक छोटी मोटी बात और मामूली सी गलती कह रही हैं। मेरी इस बात पर उसने अपनी रणनीति बदली और बेहद लाचार सा चेहरा बनाकर बोली कि छोटे फांग, मियाओ मियाओ इन दिनों कमरे में बंद होकर इतना रो रही है कि उसकी आंखें सूज कर लाल हो गई हैं। उसे अंदर से अपनी गलती का पूरा एहसास है। क्या तुम उसे उसकी इस एक भूल के लिए सिर्फ एक आखिरी बार माफ नहीं कर सकते? मैंने बिना कुछ बोले चाय की मेज से अपना फोन उठाया, गैलरी खोली और वो वीडियो प्ले कर दी जिसमें हो मियाओ और झेंकाई हमारे लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर मेरी बीमार मां के हाथ का बनाया हुआ दलिया बड़े मजे से खा रहे थे। मैंने फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आंटी, मियाओ मियाओ की माफी देखने से पहले जरा अपनी बेटी की यह सुंदर कलाकारी देख लीजिए। हो मियाओ की मां ने बड़े चाव से फोन हाथ में लिया, पर जैसे ही उसने 30 सेकंड तक उस वीडियो को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। पहले तो वो सबके सामने बुरी तरह शर्मिंदा हुई और फिर अपनी चोरी पकड़े जाने पर गुस्से से भर उठी। वह फोन वापस मेरी तरफ पटक कर बिल्कुल खामोश हो गई। कमरे में काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा और फिर बहुत देर बाद उसने मुझसे एक ऐसी बात कही जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उसने बड़ी ढिठाई से पूछा कि चलो ठीक है, पर फिर अब इस घर का हिसाब किताब कैसे होगा? मैंने करीब 3 सेकंड तक उसकी तरफ बेहद नफरत भरी नजरों से घूरा और कहा कि आंटी, जब आपकी बेटी इस घर में किसी और मर्द को लाकर उसके बिस्तर पर सो रही थी, तब आपको अपनी बेटी के भविष्य का और इस घर के हिस्से का यह सवाल क्यों नहीं याद आया? मेरी ये कड़क बात सुनकर उसका मुंह पूरी तरह बंद हो गया। वो अपनी जगह से उठी और पैर पटकती हुई दरवाजे की ओर चल दी, पर जाते जाते उसने फिर से पलटकर बड़े लाल से कहा कि तो क्या तुम तलाक के बाद उसे इस घर का कुछ कम हिस्सा दे सकते हो, क्योंकि उसके लिए आगे की अकेली जिंदगी काटना इतना आसान दिया होगा? इसके बाद कोर्ट कचहरी और कानूनी तौर पर सारी बातें मेरे लिए काफी आसान हो गई। मैंने अपने वकील को कैमरों की सारी फुटेज और चैट्स के पुख्ता सबूत दिखाए। सबूतों की वो फाइल देखकर वो वकील ने मुस्कुराते हुए कहा कि फांग भाई, ये सबूत इस केस को एक झटके में खत्म करने के लिए काफी हैं। कोर्ट में हमारी जीत बिल्कुल पक्की है। शादी के दौरान हो मियाओ ने जो बेवफाई की थी, उसका सबूत इतना अकाट्य था कि कोर्ट में वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। कानूनी फैसले के मुताबिक जो गुनहगार था उसे उसकी सजा मिली, यानी वो पूरा घर कानूनी तौर पर मुझे सौंप दिया गया और हो मियाओ को अपनी सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों की अटैची लेकर उस घर से खाली हाथ बाहर निकल जाना पड़ा। पूरी अदालती प्रक्रिया के दौरान उसने मुझसे कोई बहस या जिरा नहीं की, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई कार्ड नहीं बचा है। जिस दिन कोर्ट में उसने तलाक के कागजात पर दस्तखत किए, उस दिन उसने एक काले रंग की हुडी पहन रखी थी और उसकी टोपी को अपने चेहरे पर इतना नीचे झुकाया हुआ था कि उसका चेहरा देख पाना भी मुश्किल था। दस्तखत करने के बाद वह भारी कदमों से खड़ी हुई, कोर्ट के दरवाजे के पास जाकर कुछ सेकंड के लिए रुकी। मुझे लगा कि शायद वो पलटकर मुझसे कुछ कहेगी या माफी मांगेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से हमेशा के लिए चली गई। दूसरी तरफ वुटिंग की तरफ से भी सारा मामला पूरी तरह निपट गया था। कोर्ट ने झेंग काई की बेवफाई के सबूतों का फैसला सुनाया और वुटिंग के पक्ष में तलाक का और उनके 1.5 साल के मासूम बच्चे की पूरी कस्टडी वुटिंग को सौंप दी। साथ ही कोर्ट ने यह कड़ा आदेश दिया कि झेंग काई को हर महीने 4,000 रुपए चाइल्ड सपोर्ट के तौर पर वुटिंग को देने होंगे। उधर झेंग काई की कार ब्यूटिफिकेशन शॉप पर वुटिंग के भाइयों द्वारा किए गए उस तमाशे के बाद बाजार में उसकी साख पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी और ग्राहकों ने उसकी दुकान पर आना बिल्कुल बंद कर दिया था। साथ ही तलाक के कानूनी खर्चों और चाइल्ड सपोर्ट के भारी जुर्माने की वजह से उसकी दुकान की फंडिंग पूरी तरह खत्म हो गई। वो दुकान बमुश्किल 2 महीने तक और खींच पाई।
और आखिरकार कर्ज में डूबने के बाद उसे अपनी वो दुकान औने पौने दामों में बेचनी पड़ी। मैंने सुना है कि वो दुकान उसकी असल खरीद कीमत से करीब 1/3 कम दाम में बिकी थी, जिससे वह पूरी तरह सड़क पर आ गया। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार और दिलचस्प मोड़ तो इसके बाद आया। कुछ समय बाद मुझे सोसाइटी के पड़ोसियों के जरिए पता चला कि घर से बेघर होने के बाद हो मियाओ और झेंकाई ने एक साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया है। शायद उन दोनों को लग रहा था कि समान दोनों की छवि पूरी तरह खराब हो चुकी है, तो क्यों ना दोनों एक साथ मिलकर अपनी आगे की बची कुची जिंदगी भी खराब कर लें। लेकिन जानते हैं दोस्तों, पाप की बुनियाद पर टिकी उन दोनों की यह जोड़ी 3 महीने से भी कम समय में पूरी तरह टूट गई। पर क्यों? क्योंकि हो मियाओ को अचानक यह पता चला कि झेंग काई सिर्फ उसके साथ ही वफादार नहीं था, बल्कि वो उसे भी धोखा दे रहा था। उसकी कार ब्यूटिफिकेशन शॉप पर एक नई महिला ग्राहक आती थी, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास थी और वो एक महंगी ऑडी कार चलाती थी। वो अक्सर अपनी गाड़ी साफ करवाने के बहाने झेंग काई की दुकान पर आती थी। लेकिन धीरे धीरे गाड़ी की सफाई के नाम पर उन दोनों के बीच नजदीकियां और बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। एक दिन होमियाओ ने चुपके से झेंकाई का फोन चेक किया और उन दोनों की वो गंदी चैट पढ़ ली। चैट पढ़ते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह चिल्लाई कि झेंकाई, तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरी बर्बादी के बाद अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं ही इकलौती औरत बची हूं। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच 3 दिन और 3 रात तक बिना रुके भयानक झगड़ा और गाली गलौज होती रही। आखिरकार अपनी इस नई सौत को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से हो मियाओ अपना बैग समेटकर हमेशा के लिए झेंग काई को छोड़कर वहां से चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झेंग काई की एक नई खरीदी हुई महंगी जैकेट चोरी करके अपने बैग में छुपा ली। इस धोखे और चोरी से बौखलाया झेंग काई ने गुस्से में आकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के स्टेटस पर लिखा, और भयानक गलती यही थी कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ घटिया और नकलची लोगों पर भरोसा किया। उसके इस स्टेटस को पोस्ट करते ही कमेंट सेक्शन में पूरी सोसाइटी के लोगों ने उस जमकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हर कोई अच्छी तरह जानता था कि वो यहाँ किस नकलची औरत की बात कर रहा था और उसने खुद अपनी जिंदगी में क्या गुल खिलाए थे। इसके बाद मैं बिल्कुल अकेला इस 89 स्क्वायर मीटर वाले फ्लैट में सुकून से रहने लगा। मैंने सबसे पहले उस लिविंग रूम का वो पुराना सोफा उठवाकर बाहर फेंकवा दिया और उसकी जगह एक बिल्कुल नया और आरामदायक सोफा लगवा लिया, क्योंकि उस पुराने सोफे पर बैठना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने घर के सारे चादर और बिस्तर बदल दिए, नए चप्पल भी खरीदे और अब घर में फालतू चप्पलों के बजाय सिर्फ 2 जोड़ी चप्पलें रखी थी जो सिर्फ मेरी थी। मैंने बालकनी में लगे उस हरे सांप की शक्ल वाले प्लांट को भी वहां से हटा दिया और उसकी जगह एक नया और खूबसूरत पौधा लगा दिया। कुछ दिनों बाद जब मेरी माँ अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर घर आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है और तुम यहाँ अकेले क्यों हो, तो मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ा और कहा कि माँ, जिंदगी में कुछ कड़वी बातें हो गई थी, पर अब तुम चिंता मत करो, अगर कोई भी बात हो तो मुझे बेझिझक कॉल करना। माँ को जब पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने राहत की सांस ली और कहा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। माँ के जाने में शाम के वक्त आराम से अपनी बालकनी में आकर खड़ा हो गया। नीचे सोसाइटी की सड़क की स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके जल रही थी। नीचे रास्ते पर कोई इंसान अपने पालतू कुत्ते को घुमा रहा था और दूर से कुछ छोटे बच्चों की हंसने खेलने की आवाजें आ रही थी जो अपनी माँ को पुकार रहे थे। वो बिल्कुल एक आम और शांत शाम थी, बिल्कुल उसी शाम की तरह जब मैं और वो टिंग उस पार्क की बेंच पर अपनी बर्बादी का सच लेकर बैठे थे। लेकिन आज की ये शाम उस शाम से बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो भी हिस्सा सड़ चुका था वो अब पूरी तरह सड़कर खत्म हो चुका था और जिस कच को मुझे अपनी लाइफ से बाहर फेंकना था उसे मैं हमेशा के लिए फेंक चुका था। मैंने जेब से अपना फोन उठाया। हो मियाओ का व्हाट्सएप अभी भी मेरी ब्लैकलिस्ट में पड़ा हुआ था। मैंने उसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए अनब्लॉक किया और उसे सिर्फ 2 शब्द लिखकर भेजे, भाग्यशाली हो, और यह मैसेज सेंड करते ही उसे वापस हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। मैंने फोन को नीचे मेज पर रखा, फ्रिज खोला, माँ के हाथ का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना निकाला, उसे गर्म किया और अपने नए सोफे पर बिल्कुल अकेले बैठकर सुकून से खाने लगा। सच कहूं दोस्तों, आज मुझे अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा और बेहद हल्का लग रहा था।